एक ही तरह का मैं बताता हूं। पहले पहले इसके ऊपर देखो, क्या दोनों पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में सोच रही थी? नहीं। इसका मतलब यहां पे कभी कॉन्सेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉन्सेंट के लिए दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। चलो मान लो कि मिस्टर बी मिस्टर ए को कहता है कि भैया ये जो रेड गाड़ी है, ये रेड गाड़ी मुझसे 10 लाख, चलो 20 लाख रुपए की खरीद लो। लेकिन मिस्टर ए कहता है कि ना भैया मैं तो आपको दूंगा 15 लाख रुपए। मिस्टर बी कह रहा है कि 20 लाख की खरीद लो। मिस्टर ए कितना कह रहा है कि मैं आपको कितना पे करूंगा? 15 लाख। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर तो सेम है ना, सब्जेक्ट मैटर तो सेम है, दोनों के दिमागों में क्या है? रेड गाड़ी। भाई अब तो सब्जेक्ट मैटर तो सेम है ना। लेकिन मेरे बच्चे मुझे बताएं, क्या एक ही तरह से एग्री हो गए हैं? नहीं, वो कह रहा है कि 20 लाख रुपया, वो कह रहा नहीं मैं तो आपको 15 लाख रुपया दूंगा। तो मेरे बच्चे, जब दोनों पार्टीज एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक ही तरह से एग्री ना हो, तो इसको भी हम कहते हैं यहां पे अभी कॉन्सेंट नहीं है। तो सबसे पहले कानून कहता है कि फ्री कॉन्सेंट तो बाद में देखेंगे, पहले ये तो देख लो कि कॉन्सेंट भी है कि नहीं। और कॉन्सेंट कब होती है बोला? जब दोनों पार्टीज एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक ही तरह से एग्री हो जाए। टू और मोर पर्सन आर सेट टू कॉन्सेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब उसके बाद मेरे बच्चे हम देखेंगे ये जो बात का एक पार्टी, जस्ट एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि बेटा आपके पास ये मोबाइल है, मुझे ये मोबाइल 10 लाख रुपए का भेज दो। अजी चलो 10,000 का भेज दो। तो मैंने आपको ये ऑफर कर दी कि अपना ये मोबाइल मुझे 10,000 का भेज दो। आपने कहा कि नहीं नहीं सर, मैं क्यों बेचूं मोबाइल, मैंने अपने लिए रखा हो। मैंने कहा कि ठीक है, फिर आज 10 ये फिक्स है, बाहर निकलो, मैं आपको देख लेता हूं। अब यहां पे देखो, सेम सब्जेक्ट मैटर था, दोनों के दिमाग में पता कि भाई इस मोबाइल की बात हो रही है। लेकिन आप कह रहे थे कि मैंने नहीं बेचना, मैंने कहा कि मैं ये खरीदना चाहता हूं, मुझे 10,000 का भेज दो। अगर जब आप राजी ना हुए तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर आज देखा जाता है आप घर कैसे पहुंचे। आपने डर के क्या किया? आपने कहा कि नहीं नहीं राणा साहब, फिर आप खरीद ले। अब देखो, दोनों पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सेम तरह से एग्री हो गई है, मोबाइल भी दोनों को पता है यही है, और 10,000 में एग्री हो गई। लेकिन मेरे बच्चों मुझे ये बताएं, आप जो एग्री हुए हो, क्या वो अपनी फ्री कॉन्सेंट से हुए हो? नहीं, यहां पे फ्री कॉन्सेंट नहीं है। तो बात का दोनों पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक ही तरह से एग्री हो तो जाती हैं, लेकिन वहां पे जिस तरह अगली पार्टी की कॉन्सेंट हासिल की जाती है, मेरे बच्चे वो कानून कहता है ये थोड़ा सा गैर मुनासिब हो। यहाँ पे हम कहेंगे इस बंदे की कॉन्सेंट है तो सही, है तो सही, आपने कह तो दिया ना, चाहे डर के कह दिया ठीक है राणा साहब खरीद लें, कॉन्सेंट तो दे दिया आपने, कॉन्सेंट तो है, लेकिन ये कॉन्सेंट फ्री नहीं है। तो यहां पे फिर मेरे बच्चे बाद में पहले कॉन्सेंट और बाद में फ्री कॉन्सेंट कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट होगा, याद रखोगे मेरे बच्चों। कोई बंदा पूछ रहे, अच्छा बताओ, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्टेक्ट कर रही हो तो कॉन्सेंट कब होती है? तो क्या बताओगे उसको? जब दोनों पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक ही तरह से एग्री कर दें तो क्या क्या होगी? कॉन्सेंट। लेकिन एक ही तरह से एग्री तो हम बड़े तरीकों से करवा सकते हैं, बड़े तरीके कितने हैं? 5। तो एक ही तरह से एग्री तो उन 5 तरीकों से भी हो सकता है। कौन कौन से? जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपको डरा धमका के भी एग्री करवाया जा सकता है, या आप पर अंडी इन्फ्लुएंस अप्लाई करके भी एग्री करवाया जा सकता है, या फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन मिस्टेक करके भी एग्री करवाया जा सकता है। तो अगर इन 5 सूरतों में हमने डिस्कस किया था, यहां पे दो पार्टीज एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक ही तरह से एग्री तो हो जाएंगी, लेकिन अगर इन 5 की वजह से हुई हो तो हम कहेंगे ये कॉन्सेंट फ्री नहीं है। यानी कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्टेक्ट करेंगे, सबसे पहले कॉन्सेंट, और फिर वो अगली बात वो कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए। कानून कहता है कॉन्सेंट फ्री ही होती है अगर बीच में ये 5 चीजें ना आ जाए, ये 5 में से कोई एक चीज आ जाए, कॉन्सेंट फ्री नहीं रहती। दुनिया के ऊपर सिर्फ 5 चीजें हैं जिसकी वजह से कॉन्सेंट, बाय लॉ, जिसकी वजह से कॉन्सेंट फ्री नहीं। वैसे तो बथेरी होती है ना, बाय लॉ की बात करें, वैसे तो ये भी होता है कि मैं कल से खाना खाना छोड़ दूंगा, नहीं तो ये मेरी बात मान लो, वो तो ये भी है, घर वाले मान जाते हैं, मैं बददुआएं दूंगा, मान तो तब भी जाते हैं भैया कि यार इसकी बददुआ से डरो, है। लेकिन मेरे बच्चे वहां पे ये नहीं कहेंगे कि इस तरह के मामले में कॉन्सेंट फ्री नहीं है। बाय लॉ सिर्फ 5 चीजें हैं दुनिया के ऊपर जिसकी वजह से कॉन्सेंट फ्री नहीं होती, और वो कौन कौन सी है मेरे बच्चे? या तो कॉर्जन, या अंडी इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, या मिस्टेक। अब मेरे बच्चे इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलो ये वैसे समझाने के लिए, क्योंकि ये रेगुलर सेशन में इस तरह पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले दोबारा, क्योंकि ये बड़ा अहम चैप्टर, इसके बाद तो आपको पता है चल सो चल है, तो इस पे और आई कैप का भी बड़ा ध्यान पड़ता है, इस चैप्टर को थोड़ा सा तसल्ली से करेंगे। ले मेरे बच्चे, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? जब दो पार्टीज आपस में कॉन्टेक्ट करने जा रही है तो क्या होनी चाहिए? कंसेंट होनी चाहिए। तो कंसेंट कब होती है बोला? जब दोनों पार्टीज एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक ही तरह से एग्री हो जाए तो हम कहेंगे ये कंसेंट होगी। ये चला ही दे यार। जब दोनों पार्टीज एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक ही तरह से एग्री हो जाए तो क्या होगी? ये कंसेंट होगी। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया कि सर एक ही तरह से एग्री तो बड़े तरीकों से हो सकते हैं, ड्रा धमका के, अंडी इन्फ्लुएंस अप्लाई करके, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक से हो सकता है। लेकिन सर फिर कॉन्सेंट फ्री कब होगी? हमने कहा कि अगर बीच में ये चीजें ना आ जाए या इनमें से कोई चीज ना आ जाए तो हम समझेंगे कॉन्सेंट क्या थी? फ्री थी। लेकिन अगर इनमें से कुछ आ गया तो कॉन्सेंट फ्री
नहीं है। ले बेटा, एक चीज तो आपने शुरू में पढ़ ली होगी कि ये 5 चीजें हैं जिसकी वजह से कॉन्सेंट फ्री नहीं होती। फिर हमने डिस्कस किया था पेपर के अंदर वो सिचुएशन देगा, और जब पेपर में सिचुएशन देगा फौरन पहचान लेंगे कि यहाँ पे इन 5 में से क्या हुआ है, और फौरन पहचान लेंगे। अब लेकिन मेन तो वो आपसे पूछेगा कि भाई इस सिचुएशन में बताएं इसका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है, मेन तो वो चीज आपसे पूछेगा। तो हमने डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे इन चार की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, याद है चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने ये सारी टर्म्स पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये सब एक ही लफ्ज है। ये कब होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, वॉइड एग्रीमेंट कब होगा, इलीगल एग्रीमेंट, ये सारे अल्फाज पढ़े थे। इन 4 की वजह से अगर दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, इन चारों में से कोई चीज बीच में आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है, वॉइडेबल होता है। यानी कि एक पार्टी के पास ऑप्शन आ जाता है, चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, चाहे तो कंटिन्यू रखे। लेकिन मेरे बच्चे मिस्टेक, अगर पेपर में आपको नजर आए कि मिस्टेक हुई है, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कभी भी वहां पे लफ्ज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपने नहीं लिखना। या तो हमने डिस्कस किया था कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्या होगा। ओहो, स्क्रीन ही शेयर नहीं की, बड़ा भी शुरू ही किया, माजरत। ले बेटा, इन 4 की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये ना हो कि कभी वॉइडेबल एग्रीमेंट नहीं होता। अगर पेपर में आपने खुदा ना खासा इस तरह की कोई बेशर्मी कर दी ना, वॉइडेबल एग्रीमेंट लिख दिया है, या मान लो कि कोई और इस तरह के बिल्कुल ऑपोजिट इस चीज के लिख दिया, तो याद रखना मेरे बच्चे, उसको वो बहुत बुरा बनाएगा इस बात को, क्या क्या ए लफज कितने आ गए हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि पेपर में बैठ के आपने कभी भी सदर पाकिस्तान बनने की कोशिश नहीं करनी कि वहां पे अपने कानून बना बना के इशू कर रहे हैं। नहीं बेटा, तो इन 4 की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा, वॉइडेबल होगा। लेकिन इसकी वजह से, मिस्टेक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, या तो बिल्कुल वैलिड होगा, या मेरे बच्चे वॉइड एग्रीमेंट होगा। या तो बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वॉइड एग्रीमेंट होगा, याद है कि नहीं। और वॉइड एग्रीमेंट कब होगा बोला, जब दोनों पार्टीज गलती करेंगी, बायलेटरल मिस्टेक। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब एक पार्टी गलती करेगी। ताकि ये तो मेरे बच्चे सबसे पहले बेसिक बात तो ये आपको पता होनी चाहिए जो सिनेरियो बेस में पूछेगा। ले बेटा, अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं 500 चीजों को। सबसे पहले बात हुई है कॉर्जन की। अज्यूम कर लो कि मिस्टर ए के पास मेरे बच्चे जमीन का टुकड़ा है, एक जमीन का टुकड़ा, ये बड़ी कीमती जमीन है, और मिस्टर बी इस जमीन को खरीदना चाहता है। याद रखना कि कॉर्जन में हमने डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे, कॉर्जन के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक बंदा कम कीमत पे कर रहा हो। यानी कि यहाँ पे कोई बंदा नाजायज फायदा नहीं उठा रहा होता, एक बंदा मुनासिब कीमत पे कर रहा होता है, बास का तो ज्यादा कीमत पे कर रहा होता है। लेकिन कॉर्जन में होता क्या है कि अगली पार्टी आपसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना चाहती। कॉर्जन में क्या होता है कि दूसरी पार्टी आपसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना चाहती। जैसे जस्ट एग्जांपल, मिस्टर ए के पास ये जमीन है, मिस्टर बी उसको कहता है कि भैया ये जमीन मुझे, मान लो कि इस जमीन की कीमत मार्केट में 1 करोड़ की है। मिस्टर बी उसको कहता है कि भैया 1 करोड़ में ये जमीन मुझे बेच दो। मिस्टर ए उसको इनकार कर देता, नहीं भैया ये जमीन तो मैंने बेचनी नहीं। मिस्टर बी उसको ये कह देता कि चलो भैया 1.25 करोड़ ले लो इसका और ये जमीन मुझे बेच दो। लेकिन मिस्टर ए कहता कि नहीं भाई, मैंने ये जमीन बेचनी नहीं आपको। उसके बाद मिस्टर बी क्या करता है, वो ये गन निकाल लेता, कहता अब बता जमीन बेचेगा कि नहीं। वो कहता है कि ठीक हो गया भैया, तू खरीद ले। अब मेरे देखो, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ऑफर की, और मिस्टर ए ने इस बंदूक को देखते हुए उसकी ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों पार्टी एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक ही तरह से एग्री हो गई हैं, इसको कहेंगे कॉन्सेंट तो है। लेकिन मेरे मुझे ये बताएं, क्या मिस्टर ए ने फ्री कॉन्सेंट दिया है यहाँ पे, नहीं, ये फ्री कॉन्सेंट नहीं है। तो इस तरह जब हम किसी को डरा धमका के किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कायल करते हैं, उसको कहते हैं ये क्या कर रहा है, ये कॉर्जन अप्लाई कर। लेकिन हमने कॉर्जन में कुछ एक्सेप्शन पढ़ी थी मेरे बच्चे, कि कॉर्जन में ये खसूसियत है, लाजमी नहीं कि वो जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हो वही बंदा कॉर्जन अप्लाई कर रहा हो। हमने डिस्कस किया था कि थर्ड पार्टी के जरिए भी कॉर्जन अप्लाई की जा सकती है। जैसे मिस्टर ए बी ने मिस्टर सी को कहा कि मिस्टर सी, भैया तू मिस्टर ए को समझा कि वो जमीन मुझे बेच दे। तो मिस्टर सी ने मिस्टर ए को धमकी लगाई कि ये जमीन मिस्टर बी को बेच दो। देखो, कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के दरमियान हो। लेकिन कॉर्जन अप्लाई कौन कर रहा है, वो मिस्टर सी कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉर्जन खुद भी अप्लाई कर सकती है पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये बातें बाकी जगहों पे नहीं होंगी, अंडी इन्फ्लुएंस में, फ्रॉड में, या मिस्टेक, या बाकी जगहों पे सिर्फ जो दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी वही मान लो कि फ्रॉड कर सकती है, वही मिसरिप्रेजेंटेशन, वही अंडी इन्फ्लुएंस, वही मेरे बच्चे मिस्टेक वाला मामला, वहां पे कभी थर्ड पार्टी नहीं आया करेगी। लेकिन कॉर्जन के अंदर एक्सेप्शन है, कॉर्जन में आप किसी थर्ड पार्टी के जरिए भी अप्लाई कर सकते हो।
और इवन इसमें यह भी है कि आप थर्ड पार्टी के जरिए थर्ड पार्टी पर कॉर्जन अप्लाई कर कर भी इस पार्टी को कन्विंस कर सकते हो। ये सारा मेरा ख्याल है कि आप ये सारी बातें इस लेवल पे ज्यादा डिटेल थोड़ी, लेकिन इतनी की बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मेरे पेपर में पूछेगा कॉर्जन क्या होती है, वहां पे हम डराना धमकाना थोड़ी बताएंगे। वहां पे कहेंगे जब एक पार्टी दूसरी पार्टी पर कोई ऐसा एक्ट करने की धमकी लगा रही हो जो पाकिस्तान पीनल कोड में बना हो। तो याद करें हमने कहा था पाकिस्तान पीनल कोड क्या है, ऐसा पीनल का मतलब क्या था, सजा। पाकिस्तान में जो सजाओं का जाब्ता है, और सजाओं मेरे से सजा जारी बात है कि कुछ इस तरह के एक्ट हैं, अगर वो एक्ट करें तो पाकिस्तान में आपको सजा मिलती है। कोई ऐसा एक्ट करने की धमकी लगाएं जैसे किसी के दांत तोड़ देना, कान काट देना, किसी की जबान काट देना, कोई इस तरह की मार देना, या जो भी इस तरह के ये वो एक्ट है जहां पे कानून कहता है कि आपको क्या मिलेगी, आपको सजा मिलेगी। कोई ऐसा एक्ट करने की धमकी लगाएं जो पाकिस्तान में पीनल कोड में मना हो, ऐसा एक्ट करके किसी को मनाने की कोशिश करें, ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश करें, तो बच्चे कानून कहता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कॉर्जन अप्लाई कर रहे हो। दोबारा देखो, अगर आप कोई बंदा किसी की कॉन्सेंट हासिल करना चाह रहा हो और वो मान ना रहा हो, उसको कोई ऐसा एक्ट करने की धमकी लगाकर उसकी कॉन्सेंट हासिल करना जो पाकिस्तान पीनल कोड में मना हो, तो हमने डिस्कस किया था ये क्या कर रहा है, वो ये कॉर्जन अप्लाई कर रहा है। लेकिन हमने डिस्कस किया था, अज्यूम कर लो अगर मैं आपको कहता हूं ये मोबाइल मुझे भेज दो, और आप कहते हो कि नहीं नहीं सर हमने नहीं बेचने, मैं कहता हूं ठीक है मैं आपको बददुआएं दूंगा, आप कहते हो ना ना आप डर जाते हो और मोबाइल मुझे भेज देते हो, मुझे बताओ क्या मैंने कॉर्जन अप्लाई की है? नहीं, क्योंकि सर ये ऐसा एक्ट है नहीं जो पाकिस्तान पीनल कोड में मना हो। या आप घर वालों को, जिस तरह अभी उन्होंने बताया कि घर वालों को कहते हो कि ठीक है मैं फिर घर छोड़ के चला जाऊंगा, भाई पाकिस्तानी तो पहले कहते हैं घर छोड़ के बाहर जाओ, है बाहरों कमा कमा के लेके आओ। तो क्या ये ऐसा एक्ट है जो पाकिस्तान पीनल कोड में मना? ना ना, ये ऐसा कोई एक्ट नहीं, कोई ऐसी धमकी लगाने की कोशिश नहीं की जो पाकिस्तान पीनल कोड में मना हो। उसके बाद अगर आप ये कह रहे हो कि मैं 3 दिन 4 दिन तक मैं खाने नहीं खाऊंगा, वो क्या पाकिस्तान पहले कहता है कि आप खाना खाएंगे ताकि पाकिस्तान की मैशियत बेहतर हो, तो मेरे से इस तरह की धमकियां लगाने की कोशिश करते हो, ये कॉर्जन नहीं कहलाएंगे। उसमें लाजमी तौर पे वो एक्ट होना चाहिए जो पाकिस्तान में पीनल कोड में मना हो, और वो उस एक्ट की निशानी क्या है, अगर वो हरकत करें आपको सजा मिले, तो समझ लो आप ऐसा एक्ट करने की धमकी लगाते हो जो पाकिस्तान पीनल कोड में मना है। याद है हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा घर वालों को ये कह रहा हो कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, अगर आपने ये मेरी बात ना मानी, अक्सर खुदा ना खासा ये एक ब्लैकमेलिंग का बड़ा अच्छा तरीकाकार होता है, और कई बगैर उस बेशरम तो ये काम कर भी गुजरते हैं। तो जब कोई बंदा इस तरह की धमकी लगा रहा हो कि खुदा ना खासा मैं खुदकुशी कर लूंगा, और घर वाले मान जाते हैं, क्या ये कॉर्जन अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल, हमने कहा था कि खुदकुशी करने की धमकी लगाना पाकिस्तान पीनल कोड में मना है, क्योंकि हमने कहा था कि जब कोई बंदा इस तरह की कोशिश करता है उसको सजा भी मिलती है, अगर वो बच जाए, मर गया फिर तो गया, लेकिन बच जाए तो उसको सजा भी मिलेगी, क्योंकि उसने ऐसा एक्ट करने की धमकी लगाई है पाकिस्तान पीनल कोड में मना है। तो ये भी क्या कहलाएगी, ये कॉर्जन ही कहलाएगी। लेकिन बेटा उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि खाली कॉर्जन में यही नहीं कि धमकी लगाना, उसमें एक और भी था कि अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट के लिए कायल करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी कब्जे में कर लो या कब्जा करने की धमकी लगाओ, ऐसा ये दोनों चीजों में कोई ऐसा करने की धमकी लगाना या कर गुजरना जो पाकिस्तान पीनल कोड में मना, किसी की प्रॉपर्टी कब्जे में कर लेना या कब्जा करने की धमकी लगाना, ये भी मेरे से क्या होगा, ये कॉर्जन होगा। याद है आई कैप के सवाल थे कि एक होटल में कोई बंदा ठहरा, उसने उसकी जो बैग शैग वो रख लिया कि मुझे टिप दो फिर मैं आपका बैग आपके हवाले करूंगा। तो भैया वो जो बैग है उसकी प्रॉपर्टी है, अगर वो इस तरह बैग अपने पास रखे उसे टिप मांग रहा होगा तो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो कॉर्जन ब्राई कर रहा है। इस तरह आई कैप का एक सवाल था कि एक अकाउंटेंट को किसी मान लो कि किसी एम्प्लॉयर ने एक अकाउंटेंट को जॉब से रिमूव कर दिया, और उस अकाउंटेंट ने उस एम्प्लॉयर से लाख रुपया उधार लिया हुआ। उस अकाउंटेंट ने कहा कि ठीक है फिर मैं जा तो रहा हूं, लेकिन 1 लाख रुपया मेरा वो जो मैंने आपका देना वो माफ करो मुझे। वो कहता क्यों माफ करें, वो तो दे के जाओगे। वो कहता ठीक है फिर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह ढूंढ लो कहाँ पे पड़ी हुई। उसने कहा कि ठीक है आप हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वापस करें, हम आपका 1 लाख रुपया माफ कर देते हैं। अब वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं मेरे बच्चे, वो उनकी क्या है, वो प्रॉपर्टी है। तो ये भी एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो धमकी लगा के ये 1 लाख रुपया माफ करवा रहा था, तो एक्चुअली अंडर कॉर्जन। तो ये मेरे बच्चे थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी बातें तो सादी सी है। लेकिन बेटा एक और बात यहाँ पे कहता कि कॉर्जन दुनिया के किसी भी कोने में, अज्यूम कर लो ये पाकिस्तान है, और दुनिया के किसी भी कोने में अगर कॉर्जन किसी पाकिस्तानी पर अप्लाई की जा रही हो तो वो पाकिस्तान में आके केस कर सकता है। तो पाकिस्तान की अदालतें ये नहीं कहेंगी देखें जी ये तो जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं। अगर कोई बंदा दुबई में किसी पाकिस्तानी पे कोई कॉर्जन अप्लाई कर रहा है तो मेरे अच्छे, लेकिन वो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में हो, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में हो उससे रिलेटेड कोई दुनिया के किसी और कोने में भी अगर आपके ऊपर कोई बंदा कोई कॉर्जन अप्लाई कर रहा हो तो पाकिस्तान की अदालतों में आके आप केस कर सकते हो। याद है इसमें एक उसने वो दी हुई एक एग्जाम्पल, एक जहाज यूके से चला है पाकिस्तान के लिए, और रास्ते में मान लो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी उस जहाज पे सवार हैं, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को धमकी लगाई वो फलानी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में वो मुझे भेज दो, नहीं तो जारी बात आप पाकिस्तान में सलामत नहीं पहुंचेंगे। उसने कहा कि ठीक हो गया, अब वो जमीन बेचने के लिए राजी तो हो गया, लेकिन ये बात हो रही थी यूके से जब वो जहाज निकला, अभी पाकिस्तान की सरहदों में तो आया ही नहीं, कि जब वो कराची में वो लैंड किया जहाज, क्या वो जो जिस पे धमकी लगाई गई मिस्टर बी को,
क्या मिस्टर बी कराची में जाके उसके ऊपर केस कर सकता है? वो कहता है बिल्कुल कर सकता है। अदालत ये नहीं कहेगी सर कॉर्जन कहाँ पे अप्लाई हुई थी, वो तो हुई थी यूके में, तो आप वहीं पे जाके केस करें। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मामला हो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप पर कॉर्जन अप्लाई हो तो पाकिस्तान में आके केस कर सकते हैं। ले बेटा, इफेक्ट ऑफ कॉर्जन और एग्रीमेंट क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। क्या इफेक्ट होगा एग्रीमेंट के ऊपर? पूरा लफ्ज बोलो। हाँ, वॉइडेबल एग्रीमेंट ना बोल देना। क्या होगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लफ्ज तो यही बोला उसने, इफेक्ट ऑफ कॉर्जन ऑन एग्रीमेंट। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा, बल्कि क्या लफ्ज बोलेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। और उसके बाद अ, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई बेनिफिट, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था ये गाड़ी मुझे 20 लाख रुपए की भेज दो, मिस्टर बी नहीं माना, तो मिस्टर ए ने कहा कि ठीक है फिर तैयार हो जाओ, मैं आपके 2 मिस्टर बी बनाता हूं। याद है कि नहीं वो बात? मिस्टर बी मान गया, उसने कहा कि ठीक है भाई ये गाड़ी ले लो। अब उसने मेरे से उस धमकी से डरते हुए गाड़ी दे तो दी मिस्टर बी ने मिस्टर ए को, लेकिन बाद में कोर्ट में पहुंच गया कि सर मुझ पर कॉर्जन अप्लाई की गई है, मेरी गाड़ी मुझे वापस लेकर दे। अब मुझे एक चीज बताओ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा भला? बाय डिफॉल्ट हमने डिस्कस किया था, यही असूल है पूरे लॉ के अंदर, स्वाय एक्सेप्शन के। एक्सेप्शन कहां पे मिलेगी भला? अंडी इन्फ्लुएंस के अंदर। अदरवाइज जो बंदा इंसाफ के लिए अदालत में जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर होता है कि मेरे साथ कोई नाइंसाफी हुई है। तो मिस्टर बी ने अगर वहां पे साबित कर दिया कि मेरे ऊपर कॉर्जन अप्लाई हुई है, तो अदालत ने क्या कर दिया? उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 20 लाख रुपया दिया हुआ था और वो गाड़ी ली हुई थी। अदालत ने मिस्टर ए को कह दिया कि चलो भाई मिस्टर बी की गाड़ी वापस करो। अब लेकिन मिस्टर ए कह रहा है कि सर वो मेरे 20 लाख का क्या बना है? तो कानून फिर मिस्टर बी को कहेगा कि जो बेनिफिट आपने लिया था वो भी क्या करो? वापस करो। तो याद रखना कि अगर कहीं पर आप पर कॉर्जन अप्लाई हुई हो और आप वॉइडेबल का ऑप्शन यूज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बेनिफिट आपने लिया होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है बंदा, ये अग्रीड पार्टी की बात हो रही है, मजलूम बंदे की, जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है उसने कोई बेनिफिट लिया होगा, वो बेनिफिट क्या करेगा? उसको वापस करेगा। तो इसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट। बेटा उसके बाद कोई इसमें कोई और बात, ये पेमेंट रिटर्न ये हमने डिस्कस कर लिया था। अगर कॉर्जन अप्लाई करके कोई बंदा आपसे पेमेंट ले ले रात धमका के, तो वो पेमेंट उसने क्या करनी होती है? वापस करनी होती है। ले बेटा, अगली बात हुई थी अंडी इन्फ्लुएंस की। फिर बात वही कि बच्चे अंडी इन्फ्लुएंस क्या होती है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि अंडी इन्फ्लुएंस कब होगी? जब दो पार्टीज के दरमियान आपस में कोई रिश्ता हो, कोई रिश्ता हो, कोई ताल्लुक हो। चलो इस तरह कह लो, रिश्ता लफ्ज ज्यादा हो जाएगा, कोई ताल्लुक हो। अंडी इन्फ्लुएंस कब होगा वाला? जब दो पार्टीज के दरमियान कोई ताल्लुक हो, उस ताल्लुक के अंदर लाजमी तौर पे एक बंदा तगड़ा हो और दूसरा बंदा माड़ा हो। क्योंकि दोनों तगड़े हो तो मेरे बच्चे वहां पे अंडी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, या दोनों ही माड़े होंगे तो फिर भी वहां पे अंडी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जैसे मान लो मैं टीचर हूं, आप लोग स्टूडेंट हूं, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस ताल्लुक के अंदर टीचर की थोड़ी सी ज्यादा इज्जत है, तो शायद वो तगड़ा है। लेकिन अगर हम आपस में, आप लोगों की आपस में बात करें, तो आप मुझे बताएं, क्या आप दोनों तगड़े ही हो? अगर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट में अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाई कर रहा हूं, मैं कहता हूं दोनों तगड़े बंदे एक दूसरे पर अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाई कर रहे हैं, या दोनों माड़े? नहीं नहीं, दोनों माड़े। वैसे मैं कह रहा हूं है तो दोनों माड़े ना, सेम सेम, तगड़े तो ना ना हुए। आप कहेंगे नहीं नहीं सर, आप बाहर निकले आज बताते हैं कौन तगड़ा कौन माड़ा है। ले बेटा, अंडर इन्फ्लुएंस कब होता है बोला? जब दो पार्टीज के दरमियान आपस में ताल्लुक हो, उस ताल्लुक में एक बंदा डोमिनेंट पोजीशन वाला हो और एक वो हो जिसकी विल को डोमिनेट किया जा सकता हो। और डोमिनेंट पोजीशन वाला बंदा, अच्छा ये ना हो कि माड़ा बंदा बेनिफिट ले जाए, डोमिनेंट पोजीशन वाला बंदा अगर अनफेयर एडवांटेज ले ले, अनफेयर या अनड्यू कोई किसी तरह का एडवांटेज ले ले, तो हम कहेंगे जो डोमिनेंट पोजीशन वाला बंदा क्या कर रहा है? अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाई कर रहा है। तो 3 कंडीशन है मेरे बच्चे, अंडर इन्फ्लुएंस के लिए 3 कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। सबसे पहले, बगैर ताल्लुक के कभी अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाई नहीं होता। दोनों पार्टीज का आपस में ताल्लुक होना जरूरी है। उस ताल्लुक में फिर एक पार्टी का डोमिनेंट होना जरूरी है। और फिर तीसरे नंबर पे उस डोमिनेंट पार्टी का अनफेयर एडवांटेज लेना भी जरूरी है। अगर फेयर एडवांटेज लिया है, पार्टी ताल्लुक भी था, तगड़ा माड़ा भी था, और फेयर एडवांटेज लिया है, तो फिर मेरे बच्चे वहां पे अंडर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। याद है कि नहीं? तो अंडर इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन मेरे बच्चे इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहले ताल्लुक हो इनके दरमियान, दूसरे नंबर पे उस ताल्लुक में एक पार्टी क्या हो? डोमिनेंट पोजीशन वाली हो, और तीसरे नंबर पे क्या है? वो क्या कर रहा हो? उस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अनफेयर एडवांटेज ले रहा हो। तो अगर ये 3 कंडीशन पूरी ना हो तो याद रखना अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अब ये पूछेगा पेपर के अंदर, प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट। अच्छा, किस तरह की पोजीशंस होती हैं जहां पे कोई बंदा डोमिनेट हो सकता है? देखो यहाँ पे अंडर इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ आपको उन ताल्लुकात का समझाता है जहां पे कोई बंदा तगड़ा हो सकता है। वो कैसे ताल्लुकात हो सकते हैं जहां पे कोई बंदा डोमिनेंट पोजीशन वाला हो सकता है? तो कानून ने कुछ जगहों पे कुछ ताल्लुकात के अंदर
पहले से अज्यूम किया हुआ कि ये वो ताल्लुक है, ये वो ताल्लुक है, ये वो रिश्ते हैं जहां पे कोई बंदा डोमिनेंट पोजीशन में हो सकता है। तो पेपर में ध्यान रखिएगा कि क्या वो आपसे अनडू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन मांग रहा है या वो प्रिजम्पशन ऑफ अ पोजीशन टू डोमिनेट ये मांग रहा है। अगर प्रिजम्पशन ऑफ पोजीशन टू डोमिनेट मांग रहा हो तो मेरे बच्चे याद रखिएगा सिर्फ वहां पे वो ये ताल्लुकात पूछना चाह रहा है कि जहां पे कोई ऐसी वो ताल्लुकात बताएं जहां पे कोई बंदा डोमिनेंट पोजीशन में हो सकता है। तो कानून ने पहले से प्री अज्यूम किया हुआ कि यहाँ पे कुछ ताल्लुकात हैं, इन ताल्लुकात में कौन तगड़ा है कौन माड़ा है। अच्छा, वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि इन ताल्लुकात के अंदर ये जो प्रिजम्पशंस हैं उसमें सबसे पहला क्या कौन सा बोला, जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी पे रियल या अपीरेंट अथॉरिटी रखती है। अब देखो ये कानून ने पहले से अज्यूम किया हुआ है कि जो एम्प्लॉयर होता है ना हमेशा तगड़ा होता है और जो एम्प्लॉय होता है हमेशा माड़ा होता है। इसलिए मेरे बच्चे अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कोई पंगा अदालत में चला जाए तो ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि मेरे बच्चे केस कौन जीतेगा, वो एम्प्लॉय जीतेगा। क्योंकि अदालत को लगता है कि एम्प्लॉयर पर एम्प्लॉय तो कोई जुल्म कर ही नहीं सकता। अगर कोई कर सकता है वो कौन कर सकता है, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ कोई नाइंसाफी कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉय इस पोजीशन में नहीं होता क्योंकि ये कानून के अंदर प्रिजम्पशन है। याद रखना कि ये लोग तगड़े होते हैं। एम्प्लॉयर कौन होते हैं तगड़े, इसलिए तो देखो ना आप टैक्स पढ़ते हो कि जब किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकालते हैं उसको गोल्डन हैंडशेक पेमेंट या फलानी इस तरह की चीजें देते हैं, भैया खुदा के लिए तो अपनी रजामंदी से छोड़ के जा रहा है, हम तुझे नहीं निकाल रहे। तो इस तरह के एग्रीमेंट करके फिर उसको घर भेज दें। ये ना हो कि जाके वो केस कर दे कि सर मुझे इन्होंने अनफेयरली यहां से टर्मिनेट कर दी मेरी जॉब। तो फिर वो टर्मिनेशन बेनिफिट इस तरह के आप सोचते हो कि टर्मिनेट करे भी तो उसको बेनिफिट देके घर भेजते हैं। खैर नहीं बेटा, तो कौन कौन सी ऐसी पोजीशंस हैं जहां पे कोई बंदा डोमिनेट हो सकता है। तो 3 पोजीशन में मेरे बच्चे आई इसने लॉ ने टोटल जो इस तरह के ताल्लुकात होते हैं डोमिनेट पोजीशन वाले, टोटल उनको 3 ताल्लुकात में डिवाइड वो कर दिया, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इस तरह का। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, जहां पे 2 पार्टीज के दरमियान या तो रियल या अपीरेंट अथॉरिटी, यानी कि 2 लोगों के एक बंदे के पास रियल या अपीरेंट अथॉरिटी हो, यानी कि एक बंदा अथॉरिटेरियन यानी कि अथॉरिटी के लिहाज से वो क्या है अथॉरिटेरियन है, यानी कि वो अथॉरिटी के लिहाज से तगड़ा बंदा। अभी देखेंगे इसमें कौन कौन से लोग आएंगे। फिर अगर 2 पार्टीज के दरमियान आपस में भरोसे का ताल्लुक हो, एतमाद वाला ताल्लुक हो, तो वहां पे भी एक पार्टी तगड़ी हो सकती है। अभी देखेंगे वो कौन से हो सकते हैं भरोसे के ताल्लुक और कैसे कोई तगड़ा हो सकता है। और तीसरे नंबर पे अगर कोई बंदा वैसे ही फिजिकली कोई माड़ा होता है ना, कोई बंदा जिस्मानी के लिहाज से, ये नहीं कि ताकत में है, जिस्मानी लिहाज से, क्योंकि आजकल अल्लाह माफ करे नशई के हाथ में भी बंदूक हो तो पूरा पाकिस्तान आगे लगा के फिर रहा होता है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि अगर कोई बंदा जिस्मानी तौर पे माड़ा है तो वो खुदा ना खासा वैसे माड़ा है। डिपेंड करता है कि मेरे अगर कोई बंदा बीमार हो, खुदा ना खासा कोई बॉडी डिस्ट्रेस हो या उसकी मेंटल हालत कोई इस तरह की हो, तो ये मेरे जो तीसरी कैटेगरी है ये वो लोग हैं जो जिनमें कोई डिसेबिलिटी। तो ये लोग हमेशा कहीं ना कहीं किसी और बंदे पे डिपेंडेंट होते हैं, जिस पर डिपेंडेंट होते हैं वो बंदा क्या होता है, वो तगड़ी पोजीशन में होता है। तो 3 मेरे होते ताल्लुकात बताएं जहां पे कोई बंदा डोमिनेंट पोजीशन में हो सकता है। अब इन तीनों में उसने एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो पहली अथॉरिटी क्या थी, जहां पे रियल या पेरेंट अथॉरिटी, तो इसमें मेरे बच्चे कौन कौन से हो सकते हैं, ये 3 उसने एग्जाम्पल दिए मेरे बच्चे। एक टैक्स ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और एम्प्लॉय। ये और मैंने आपको बताया था ये जो पहले नाम लिखे हुए ये कौन है, ये डोमिनेंट पोजीशन वाले हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल दी हुई है। इसमें टैक्स ऑफिसर मेरे बच्चे जाहिर बात है एक ऐसा बंदा जो किसी टैक्स पेयर की असेसमेंट करता है। तो जो टैक्स पेयर है उसकी ये जरूरत नहीं कि टैक्स ऑफिसर उससे कोई डिमांड करे, फरमाइश करे और ये शायद बेचारा उसको इनकार करने की पोजीशन में है। इसका मतलब इस ये ताल्लुक भी है दोनों का। लेकिन याद रखना कि ये किसकी बात हो रही है, टैक्स पेयर की और उसकी असेसमेंट करने वाले टैक्स ऑफिसर की। ये ना हो कि अगर आपके सामने आप टैक्स पेयर हो और आपके सामने जो टैक्स ऑफिसर खड़ा हुआ है वो नहीं जो आपकी टैक्स असेसमेंट करता है, तो फिर आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही वो डोमिनेंट पोजीशन में है। हम सिर्फ उस टैक्स ऑफिसर की बात कर रहे हैं जिसके जो क्या करता है, इसकी बंदे की टैक्स असेसमेंट करता है। तो यहाँ पे ये बंदा क्या होगा, तगड़ी पोजीशन में। इसी तरह हमने डिस्कस किया था पुलिस और वो जो बंदा जिसके ऊपर कोई इल्जाम लगा हो, यानी कि पुलिस ऑफिसर जिसको आईओ भी कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और वो जो अक्यूज है बीइंग इन्वेस्टिगेटर जिसका मान लो कि जिसके केस की तहकीकात हो रही है। इन दोनों के दरमियान देखो पूरे पाकिस्तान की पुलिस नहीं, सिर्फ वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आपके केस की तहकीकात कर रहा है, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक है। क्योंकि ताल्लुक का होना जरूरी है। पूरे पाकिस्तान की पुलिस के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो बंदा आपके केस की तहकीकात कर रहा है अब आपका ताल्लुक बन गया है। क्या ताल्लुक है, वो आपका आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। तो इसका मतलब अगर ये पुलिस ऑफिसर, जारी बात है मेरे नजर आ रहा है कि इसकी क्या है, इसके पास अथॉरिटी है और वो बंदा उसकी विल को डोमिनेट कर सकता है। इस तरह एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की बात हुई थी, एम्प्लॉयर एक तगड़ी पोजीशन में होता है। तो ये मेरे कौन सा था, रियल या अपीरेंट अथॉरिटी। रियल हकीकी, अपीरेंट क्या है जो नजर आ रही हो कि हाँ ये बंदा क्या है, इसके पास अथॉरिटी है। उसके बाद मेरे हमने डिस्कस किया था
कि जहां पे दो पार्टी के दौरान फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो। और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में मेरे को ये जो पहले 5 नाम लिखे हुए ये कौन है, ये तगड़ी पोजीशन वाले। इसमें हमने डिस्कस किया था कि वालिदैन और बच्चे, सारी बात वालिदैन तगड़ी पोजीशन में होते हैं। इस तरह हमने डिस्कस किया था कि अगर एक बच्चा जिसका गार्डियन अपॉइंट हुआ हो तो उस बच्चे के लिहाज से गार्डियन कौन है, वो तगड़ी पोजीशन में है, क्योंकि वालिदैन की जगह पे यहाँ पे गार्डियन होगा। इस तरह हमने डिस्कस किया था कि एक क्लाइंट जिस यानी कि एडवोकेट और क्लाइंट, तो एडवोकेट कौन है यहाँ पे, इनका जाहिर बात है ये भरोसे का ताल्लुक होता है, ये अथॉरिटेरियन ताल्लुक नहीं होता है। आप चाहें तो अपना वकील चेंज कर लें, ये कौन सा उसकी अथॉरिटी है, लेकिन अगर आप चाहें अपना एम्प्लॉयर चेंज कर लें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि नौकरी लगी हुई है, नौकरी दूसरी ढूंढना इतना आसान नहीं होता। इसलिए मैंने उसे ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का डिस्कस किया था कि ट्रस्टी, अगर कोई बंदा आप कोई ट्रस्ट क्रिएट करता है, उसके ऊपर उसको मैनेज करने के लिए ट्रस्ट को ट्रस्टी अपॉइंट करता है, उस ट्रस्ट से जिस जिस बंदे को जो बेनिफिट मिल रहा हो उसको बेनिफिशियरी कहते हैं। तो ये बेनिफिशियरी और ट्रस्टी का जो आपस में ताल्लुक होता है, इसमें ट्रस्टी कौन होता है, ये तगड़ी पोजीशन में होता है। इस तरह हमने डिस्कस किया था कि अगर जो मंगेतर होते हैं तो मंगेतर में भी जो मेल है उसको इन्होंने क्या रखा हुआ है, डोमिनेंट पोजीशन में रखा हुआ है। फिलहाल हमने यही समझा कि ठीक है, मेल ही डोमिनेंट पोजीशन में होते हैं, अगरचे पाकिस्तान के हालात का तो आपको पता है। तो ये मेरे बच्चे ये ताल्लुकात हैं जहां पे आपस में दो पार्टी के दौरान फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो। अच्छा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक और ताल्लुक आप लोगों ने खुद ऐड कर लेना था, और वो कौन सा था, टीचर और स्टूडेंट वाला, क्योंकि ये प्रिजम्पशन वाले ताल्लुकात बड़े अहम हो जाएंगे। क्योंकि इन प्रिजम्पशन में जो वो होगा जिसको कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, वो किस पर हुआ करेगा, जो डोमिनेंट पोजीशन वाली पार्टी है। तो ये प्रिजम्पशन में से होना जरूरी है इस उसके लिए, ये बड़ा अहम है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी बंदे में वैसे ही कोई खुदा ना खासा जिस्मानी तौर पे कोई कमी बेशी हो, तो ऐसे लोग भी किसी दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट होते हैं। ये कौन हो सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था डॉक्टर एंड पेशेंट, तो डॉक्टर डोमिनेंट पोजीशन में होगा जो पहले हैं। इसका मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट, यानी कि मेडिकल अटेंडेंट में कोई भी बंदा हो सकता है, कोई घर वालों में से, कोई रिश्तेदारों में से कोई भी, अगर कोई मेडिकल अटेंडेंट है तो जो मरीज है, मेडिकल अटेंडेंट का मरीज पर क्या हो सकता है, अनडिन इन्फ्लुएंस हो सकता है। मैंने आपको कहा था यहाँ पे सिनेरियो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। वालिदैन का बच्चों पे अनडिन इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन खुदा ना खासा वही वालिदैन हॉस्पिटल में पड़े हो और बच्चे उनके अटेंडेंट हो, तो यहाँ पे किन पर अनडिन इन्फ्लुएंस होगा, बच्चों का वालिदैन के ऊपर। तो ये भी याद रखना है मेरे बच्चे, वही इंप्लॉयर उसका अनडिन इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन वही इंप्लॉयर हॉस्पिटल में पड़ा हो और उसका एम्प्लॉय अटेंडेंट हो, तो याद रखना वहां पे अब ये मामला उल्ट हो जाएगा। अब इंप्लॉय का एम्प्लॉयर पर क्या होगा, वो अनडिन इन्फ्लुएंस होगा। इसलिए हमने डिस्कस किया था कि फैमिली मेंबर्स एंड इनफीबल ओल्ड मैन के जो हमारे घरों में बुजुर्ग होते हैं, तो वही वही वालिदैन, जब मान लो कि वो बुजुर्ग नहीं थे तो वालिदैन का बच्चों पे अनडिन इन्फ्लुएंस था, लेकिन वही वालिदैन जब बुजुर्ग होंगे तो मेरे बच्चे बच्चों का वालिदैन पे अनडिन इन्फ्लुएंस होगा। तो इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। नहीं मेरे बच्चे, याद करें यहाँ पे एक चीज हमने एग्जांपल पढ़ी थी, एग्जांपल नंबर 14 आई कैप की किताब में दी हुई। हमने डिस्कस किया था कि इससे रिलेटेड जो आई कैप ने जो कंटेंट था वो तो डिलीट कर दिया, लेकिन एग्जांपल दी हुई थी। अगर कोई बंदा अनडिन इन्फ्लुएंस अप्लाई करता है और जो माड़ी पार्टी उसके खिलाफ अदालत में चली जाती है, तो हमने डिस्कस किया था अगर प्रिजम्पशन में से केस हो तो प्रिजम्पशन में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो किस पर होता है, बोला डोमिनेंट पार्टी के ऊपर। तो कटहरे में खड़ा होकर बेगुनाही साबित कौन करेगा, वो डोमिनेंट पार्टी वाला बेगुनाही साबित करेगा कि सर मेरा कोई यहाँ पे कोई कसूर नहीं है। और वो बेगुनाही कितनी चीजों से साबित करेगा, 3 चीजों से। एक तो बच्चे हमने डिस्कस किया था कि वो जो जब कटहरे में खड़ा होकर डोमिनेंट पोजीशन वाला बंदा, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी गाड़ी आपको 1 करोड़ में बेच दी, उसकी जो मार्केट में कीमत थी वो थी 20 लाख रुपया, मैंने आपको करोड़ रुपए की बेच दी, चलो ज्यादा हो गया, मैंने आपको उसको 25 लाख रुपए का बेच दिया, जबकि मार्केट में उसकी कीमत क्या थी, 20 लाख रुपए। उसके बाद आपने कहा कि मेरे साथ तो नाइंसाफी हुई है, सर ने क्या किया, मेरे ऊपर अनडिन इन्फ्लुएंस अप्लाई किया, आप अदालत में चले गए। अब मेरे बच्चे यहाँ पे जाहिर बात है ये प्रिजम्पशन में से है, मैंने आपको कहा था ये प्रिजम्पशन में लिख लीजिएगा टीचर स्टूडेंट, और वैसे भी एग्जाम्पल में भी उसने दे रखा है। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, स्टूडेंट के ऊपर होगा, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, या उस बंदे के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, टीचर के ऊपर, टीचर के ऊपर होगा। तो कटहरे में कौन खड़ा होगा, टीचर। अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया था टीचर कटहरे में खड़े होकर कितनी बातें साबित करेगा तो इसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी, 3। कौन कौन सी थी, एक तो सर जब मैंने इसको गाड़ी बेची उस गाड़ी के बारे में फुल डिस्क्लोजर दिया था उस गाड़ी के बारे में सब कुछ इस बच्चे को बताया था। दूसरा क्या था, सर इस बच्चे से जो मैंने पैसे चार्ज किए हैं वो बिल्कुल मुनासिब है, मार्केट बेस है। अब लेकिन मेरे बच्चे फिलहाल तो यहाँ पे मार्केट बेस नहीं थे, अगरचे मैंने गाड़ी के बारे में सब कुछ डिस्क्लोज किया होगा, लेकिन मार्केट बेस यहाँ पे प्राइसेस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको क्या किया होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई किया होगा। लेकिन बहरहाल अगर मैं साबित कर दूं सर पैसे भी मार्केट बेस चार्ज किए, चीज के बेचते वक्त मैंने इसको डिस्क्लोजर भी फुल दिए, और सर इसको मैंने मौका भी दिया था जाओ जाके किसी से मशवरा कर लो। अगर ये 3 चीजें मैं साबित कर दूं अदालत में तो इसका मतलब मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई नहीं किया।
तो ये एग्जाम्पल दी हुई है, ये ना हो कि इस तरह का सिनेरियो कोई बना के वो पेपर में दे दे। तो मेरे अच्छे याद रखना कि एग्जाम्पल के अंदर भी आपको लहदा लिखने की जरूरत नहीं होती, ये एग्जाम्पल के अंदर ये तीनों बातें मेरे अच्छे लिखी हुई। ले बेटा, उसके बाद मैंने आपको बताया था पुरानी किताब के अंदर देखो, ये जो पुरानी किताब थी उसमें कुछ ऐसी चीजें भी थी जहां पे कानून कहता था यहाँ पे प्रिजम्पशन नहीं है, हो सकता है अंडर इन्फ्लुएंस, लेकिन उन्होंने कहा था इन रिश्तों के अंदर प्रिजम्पशन नहीं है कि एक बंदा डोमिनेंट पोजीशन वाला होगा और वो दूसरी पार्टी पे अंडर इन्फ्लुएंस अप्लाई कर सकता है। और वो तीन ताल्लुकात कौन कौन से थे? एक तो मुझे लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला था, हो सकता है यहाँ पे प्रिजम्पशन वो हो अंडर इन्फ्लुएंस, लेकिन वो कहता है ये प्रिजम्पशन में नहीं है, क्योंकि कोई भी तगड़ा हो सकता है, टेनेंट और लैंडलॉर्ड में से कोई भी माड़ा हो सकता है। इसलिए हमने डिस्कस किया था क्रेडिटर और डेटर, वो कहता है हो सकता है लेकिन यहाँ पे प्रिजम्पशन में नहीं था। और इसीलिए हस्बैंड और वाइफ हो सकता है अंडर इन्फ्लुएंस लेकिन प्रिजम्पशन में नहीं था। तो मेरे बच्चे याद रखना, ये ताल्लुकात में भी अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है लेकिन ये प्रिजम्पशंस में नहीं था। तो ये मेरे बच्चे आप याद रखिएगा इस बात को, पुरानी किताब में होता था लेकिन फिलहाल उन्होंने यहां से डिलीट कर दिया, लेकिन सवाल अभी भी बनाते हैं, इसलिए ये आपको बताना जरूरी थी। ले बेटा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? अभी हमने डिस्कस कर लिया, जो बंदा तगड़ी पोजीशन में होगा बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई नहीं किया। और इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट क्या है? अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई हो, साबित हो जाए अदालत में, तो इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो। और फिर उसी तरह मैंने अगली बात कि अगर कोई बेनिफिट लिया होगा, जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही है वो क्या करेगी? उसको बेनिफिट को वापस करेगी। बाकी वही बातें मेरे बच्चे जिस तरह हमने डिस्कस की थी। और कॉर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में फर्क क्या है मेरे बच्चे? बड़ी अहम बात है। कॉर्जन इज ऑब्टेन्ड बाय गिविंग अ थ्रेट, यहाँ पे हम डरा धमका के अगली पार्टी की कॉन्सेंट हासिल कर रहे थे, यहाँ पे डराने धमकाने की जरूरत ही को नहीं। एक पार्टी इस पोजीशन में ही नहीं कि आपको इनकार करें, तो यहाँ पे आपको डराने धमकाने के लिए यहाँ पे कॉन्सेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डोमिनेटिंग द विल। और दूसरा कहता है कि नेचुरल प्रेशर, प्रेशर यहाँ पे फिजिकल प्रेशर होता है, यहाँ पे अखलाकी प्रेशर होता है कि यार इनकार करूंगा तो खुदा ना खासा वही बात कि शायद जहन्नम में चला जाऊंगा। उसके बाद रिलेशनशिप क्या है? कॉर्जन में रिलेशनशिप का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस उस वक्त तक होते नहीं जब दोनों पार्टीज का आपस में ताल्लुक ना हो। रीजन किस वजह से हम कॉर्जन अप्लाई करते हैं? ताकि अगली पार्टी को, देखो मैंने आपको कहा था कॉर्जन के अंदर अगली पार्टी आपसे कॉन्टेक्ट ही नहीं करना चाहती, चाहे आप 1 करोड़ की बजाय उसको 2 करोड़ दे रहे हो, कहता मैंने यार आपसे कॉन्टेक्ट करना ही नहीं, तो फिर वो क्या करता था? आपको कॉर्जन अप्लाई करता। यहाँ पे कोई अनफेयर एडवांटेज लेने का कोई रोला नहीं था। जहां पे एक पार्टी कॉन्टेक्ट ही नहीं करना चाहती आप उसको मजबूर करते थे, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक पार्टी आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहती है, उसको कोई एतराज नहीं आपसे कॉन्टेक्ट करने का, वो रेडी है, लेकिन आप क्या करते हो? अनफेयर एडवांटेज लेते हो। यहाँ पे किसी पार्टी को मजबूर करते हो कॉन्टेक्ट के लिए, यहाँ पे आप क्या करते हो? अनफेयर एडवांटेज लेते हो। कॉर्जन में क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, आप पर केस भी बनकर धमकी लगाई है ना पाकिस्तान पिनल कोड में जो बना है, तो क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी, मतलब आपको सजा भी होगी। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में चाहिए सिविल मामला होता है, यहाँ पे सजा नहीं होती अगर कोई बंदा अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई करे। किस पर कॉर्जन अप्लाई की जा सकती है? जिस पार्टी से कॉन्टेक्ट करना है, जैसे मालूम है अगर आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता हूं, आप पर भी कॉर्जन अप्लाई कर सकता हूं, या आप किसी और अजनबी पर भी अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस मेरे बच्चे, अगर मैं टीचर हूं, याद रखना, मैं सिर्फ आपके साथ मेरा ताल्लुक है टीचर स्टूडेंट वाला, मैं सिर्फ आप पर ही अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई कर सकता हूं। मैं आपके किसी और घर वाले रिश्तेदार उनको ये कहूं कि मैं आपके बच्चे का उस्ताद हूं, मुझे ये चीज इतने की भेज दो, तो याद रखना ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा उनके साथ ताल्लुक ही, जिसके साथ डायरेक्टली आपका ताल्लुक हो उसी के साथ, उसी पर क्या कर सकते हो आप? अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई कर सकते हो। बाय होम कौन कर सकता है? अच्छा, ऑन होम किस पर किया जा सकता है? बाय होम कौन कर सकता है? जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं आपसे कोई जमीन खरीदना चाहता हूं, आप नहीं मान रहे, तो मैं खुद भी कॉर्जन अप्लाई कर सकता हूं, किसी और के जरिए भी अप्लाई करवा सकता हूं। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस याद रखना, बाय होम कौन अप्लाई कर सकता है? सिर्फ मैं ही अप्लाई कर सकता हूं। कल मेरा भाई आपको कह रहा हो कि ये जमीन, ये फलानी चीज मुझे भेज दें, मैं आपके उस्ताद का भाई हूं, तो याद रखना कि वो बंदा आप पर अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई नहीं कर सकता। याद रख नहीं, ऑन हूं, बाय हूं, ये सारी बातें। बेटा उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ कॉर्जन में किसके ऊपर होता है? जो बंदा अदालत में इंसाफ के लिए जाता है। लेकिन यहां पे किस पर होगा? जो बंदा डोमिनेट पोजीशन में होगा। और यहां पे बेनिफिट वापस करना ही करना होगा। यहां पे हो सकता है बेनिफिट वापस हो, या हो सकता है उसको ना भी हो, क्योंकि यहां पे दो पार्टीज के दरमियान आपस में ताल्लुक होता है। उसके बाद फ्रॉड की बात होती है कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो, तो मेरे बच्चे एक पार्टी हो सकती है दूसरी पार्टी के साथ फ्रॉड कर ले। लेकिन फ्रॉड मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि ये मिस्टर ए अगर मिस्टर बी के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ कैसे फ्रॉड कर सकता है? हमने कहा था कि 5 तरह के एक्ट फ्रॉड कहलाते हैं, यानी कि बाय लॉ फ्रॉड करने के सिर्फ 5 ही तरीके होते हैं, इसके अलावा कोई छठा है ही नहीं। जब भी आपके साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ होगा, तो देखिएगा ये 5 में से ही किसी में फॉल करेगा, कोई छठी टाइप है ही नहीं। ये ना हो कि माशाल्लाह ढूंढ लाए, अगर ढूंढ लाए आपने कोई छठी टाइप भी, तो मेरे बच्चे याद रखना आपका बी लॉ तैयार नहीं है, क्योंकि लॉ के अंदर है ही नहीं कोई छठी टाइप। अगर आप याद कर लाए हो
तो मुबारक हो फिर, माशाल्लाह, सलाम है आपकी तैयारी को। लेकिन खैर, तो जब भी कोई बंदा आपसे फ्रॉड कर रहा हो तो मैक्सिमम कितने तरीके से फ्रॉड हो सकता है? 5 तरह का, कोई यानी कि उन 5 तरीके हैं फ्रॉड करने के, उन 5 तरीकों से किसी तरीके से फ्रॉड हो सकता है, अदरवाइज फ्रॉड नहीं होता। नहीं बेटा, याद करें मैंने आपको बताया था कि जब फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ोगे तो मेरे बच्चों, इसके अंदर जब ऊपर इसने तमहीद बांधी है ना 5 एक्ट से पहले, मैंने आपको कहा था यहां पे एक बड़ी अहम चीज लिखी हुई है कि फ्रॉड हमेशा पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ही कमिट कर सकती है। फ्रॉड हमेशा कौन करता है? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मिस्टर ए और बी के दरमियान, हमने डिस्कस किया था कि मान लो ये मिस्टर बी बैठा हुआ है, ये मिस्टर बी के पास उसकी दुकान पर आया, उसने कहा कि सर ये बताएं, ये जो कपड़ा है ये लोकल है या इंपोर्टेड है? ये कपड़ा सारा लोकल है और मिस्टर बी को पता भी है। मिस्टर बी उसको कहता है कि सर बेफिक्र होकर खरीद लें, ये सारा इंपोर्टेड कपड़ा है। तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट कल किन के दरमियान होना है? मिस्टर ए और बी के दरमियान। क्या ये दोनों पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं? बिल्कुल। क्या मिस्टर बी मिस्टर ए के साथ फ्रॉड कर रहा है? बिल्कुल। क्या मैं ये कह दूं यहां पे जो फ्रॉड कर रहा है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? बिल्कुल सर। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि अगर अज्यूम कर लो मिस्टर ए मिस्टर बी की दुकान पे गया और जाके कपड़ा देख रहा था, अच्छा वहीं पे एक मिस्टर सी, एक और कस्टमर आ गया, वो भी कपड़ा देख रहा था। अच्छा, मिस्टर सी मिस्टर ए को कहता है कि भाई इसकी दुकान से बेफिक्र होकर कपड़ा खरीद लो, इसकी दुकान पे पड़ा हुआ सारा कपड़ा इंपोर्टेड है। अच्छा, मिस्टर ए ने मिस्टर सी के कहने पे कि ये सारा कपड़ा इंपोर्टेड है, उसने मिस्टर बी से वो कपड़ा खरीद लिया। लेकिन जब खरीद लिया उसके बाद में पता चला ये तो लोकल कपड़ा है। अब मिस्टर ए कह रहा है मिस्टर बी तूने मेरे साथ फ्रॉड किया है। कानून बीच में आ गया। कानून कहता है इसने कैसे फ्रॉड कर लिया? वो कहता है इसने मेरे साथ गलत बयानी की। वो कहता है इसने थोड़ी गलत बयानी की है, गलत बयानी तो किसी थर्ड पार्टी ने की है। तो याद रखना, फ्रॉड के लिए फ्रॉड वही करेगा जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है। ये 5 तरह के एक्ट कौन कर रहा हो जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी बीच में ये 5 तरह के एक्ट में से कोई एक्ट कर दे, वो मेरे बच्चे वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो ये, जैसे हमने क्लास की एग्जांपल ली थी, अगर सीएफई वाले कहें कि आप यहाँ पे ये पढ़ें, आपको ये सब्सिडी मिलेंगे, और उनको पता है ये सब्सिडी हमने देनी नहीं, और वो उनको पता भी है ये सब्सिडी हमने उसको प्रोवाइड नहीं करनी, तो वो आपके साथ क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होता है? सीएफई वालों के साथ। लेकिन अगर आपके हॉस्टल में बैठा हुआ बच्चा आपको कहता है जाओ जाके सीएफई में पढ़ो, आपको ये सब्सिडी मिलेगी, हालांकि वो सब्सिडी यहाँ पे मिलनी नहीं, तो आपने जब एडमिशन ले लिया आपको पता चला ये तो सब्सिडी हमें मिली नहीं, तो फ्रॉड तो हुआ है आपके साथ। लेकिन मुझे बताएं क्या ये फ्रॉड जो किया पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ने किया? नहीं। तो जो फ्रॉड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से ना हो वो फ्रॉड नहीं होता, थर्ड पार्टी की वजह से फ्रॉड नहीं होता। नहीं बेटा, तो सबसे पहले ये पॉइंट यहां पे छुपा हुआ है, इसको लाजमी गौर से पढ़िएगा मेरे बच्चों, क्योंकि पुराने वक्तों में ये अलग से टॉपिक हुआ करता है और इसके ऊपर अच्छे खासे सवाल आया करते थे। उसके बाद आई कि हमने वो चीजें जब चेंज हुई तो ये लाइन यहाँ पे फिट कर दी। ले बेटा, यहां पे था कि अगर कोई, मैं आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूं, या ये हमें ये भी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, अगर मिस्टर बी ने ही मिस्टर सी को वहां पे खड़ा किया हो कि जब कोई कस्टमर आया करे तो तू भी पहुंच जाया कर और आगे उस कपड़े की तारीफें किया कर और बताया कर ये कपड़ा सारा इंपोर्टेड है, तो फिर अगरचे मिस्टर बी खुद फ्रॉड नहीं कर रहा, लेकिन उसकी रजामंदी से तो फ्रॉड हो रहा है ना भैया, चाहे कोई और कर रहा है, तो फिर भी हम ये समझेंगे कि ये कौन कर रहा है फ्रॉड? ये मिस्टर बी ही कर रहा है। तो वो खुद कर रहा हो या उसकी रजामंदी से हो रहा हो या उसका एजेंट फ्रॉड कर रहा हो, ये उस बंदे का फ्रॉड ही कहलाएगा। नहीं बेटा, अगली बात हुई थी कि सर फ्रॉड कहते किसको है? हमने कहा ये 5 तरह के फ्रॉड होते हैं। याद है, फिर हमने इसको पढ़ने का तरीकाकार डिस्कस किया था। जो पहला पॉइंट था, कोई बताएगा बच्चा कि इस पहले पॉइंट को पढ़ने का तरीकाकार हमने कैसे इसको समझा था? कोई बच्चा बताना चाहे इसकी शुरुआत कैसे होती थी इस पॉइंट को पढ़ने के लिए? जब आप किसी दुकान पर जाओ और वहां पे जाके उस दुकानदार से उस चीज के बारे में जो खरीदना चाहते हो कोई खूबी या खामी पूछो, और जब आप पूछ लें उससे सवाल कर लें, वो आपको बताना शुरू करे। तो यहां से मेरे बच्चे बात शुरू हुई थी जब आपने पूछा अच्छा बताएं सर ये जो मोबाइल है ये कॉपी है या ओरिजिनल है? आपने सवाल कर लिया दुकानदार से। अब वो दुकानदार आपको सजेशन देता है उस फैक्ट के बारे में जो आपने पूछा है, सर ये ओरिजिनल है या कॉपी है, और वो जो दुकानदार ने सजेशन दी वो क्या थी? वो गलत थी। वो क्या थी? ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू। उसने जो सजेशन दी उसने कहा कि सर ये बिल्कुल रियल है। उसने उस फैक्ट के ऊपर क्या कर दी? सजेशन दे दी जो सही नहीं थी। और सजेशन दे भी कौन है? वो दुकानदार जिसको खुद भी पूरा यकीन है कि मैं जो बता रहा हूं सच नहीं है। तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है? आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। यानी कि जब आप किसी दुकान पर जाओ उस दुकानदार से उस चीज के बारे में कोई खूबी या खामी पूछो और वो आपको बताना शुरू करे और गलत बता रहा हो और उसको भी पता हो कि मैं जो बता रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, वो गलत बता रहा हूं, तो एक्चुअली वो आपके साथ क्या कर रहा है? फ्रॉड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, अगर कोई दुकानदार वैसे बगैर पूछे ही अपनी चीजों की कोई खूबियां बयान कर रहा हो वो फ्रॉड नहीं होते, क्योंकि अपनी चीज की खूबियां तो सारे ही बयान करते हैं। याद है ना
कि मेयर ओपिनियन, अपनी चीज के बारे में राय, ये फ्रॉड नहीं होती। जब कोई बंदा वैसे ही कह रहा होता है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि वैसे हमारी औलाद होती है भैया, औलाद जैसी मर्जी हो, वालिदैन को प्यारी होती है, यही लफ्ज बोलते हैं ना। वो हमेशा लोगों के सामने उसकी तारीफें कर रहे होते हैं कि हमारे जैसा बच्चा सोना कोई है ही नहीं पाकिस्तान में, है हमारा जैसा बच्चा, कोई पढ़ा लिखा भी इतना नहीं है, हालांकि बच्चा भी पीआरसी में ही है। तो कहने का मतलब कि अब वो जो ये जो बयान कर, वो जस्ट क्या है, वो मेरे बच्चे जस्ट उनकी ओपिनियन है, और ओपिनियन फ्रॉड नहीं होती। लेकिन अगर कोई रिश्ते के लिए बैठा हो और वो पूछ ले, अच्छा बताओ अपने बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या है, आप बोलते हैं, बच्चे घर वाले बोलते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जबकि वो तो पीआरसी में हो, और उनको पता भी हो हमारा बच्चा पीआर, क्योंकि ये भी फर्क होगा, अगर उनको पता ही नहीं बेचारों को, तो फिर ये फ्रॉड से निकल के मिस रिप्रेजेंटेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर घर वालों को पता था बच्चा पीआरसी में है और बता रहे हो उनके पूछने पे, ये हमारा बच्चा माशाल्लाह सीए क्वालिफाइड है, तो एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो याद रखना, ये पहला पॉइंट क्या था, जब कोई बंदा पूछे फिर आप बता रहे हो और जो बता रहे हो वो गलत हो, तो फिर फ्रॉड होता है। बगैर पीछे कोई बंदा वैसे ही अपनी चीजों की तारीफ कर रहा हो, तो मेरे चाहिए फ्रॉड नहीं होता। बेटा उसके बाद वो आते हैं ना यहाँ पे, वैसे ही कह देते हैं कि सर कुर्सियां सही करवाएं, यकीन कर ले जब कुर्सियां सही करते हैं तो 100 100 साल चलती है, अभी वो दूसरे दिन ही खराब हो जाती। वैसे मैं कह रहा हूं, क्या वो हमारे साथ फ्रॉड कर गए? वो तो अपनी सब्सिडी देने के लिए तारीफें करते ही हैं मेरे। हाँ, अगर हमने पूछा हो कि भाई बता कुर्सी कितना अर्सा निकालेगी, उसको पता भी है इसने 2 दिन नहीं निकालने, और फिर भी कह रहा हूं 10 साल निकालेगी, तो फिर वो आपसे फ्रॉड कर। याद रखोगे इस बात को। ले बेटा, अब अगली बात, अच्छा वो आपने मान लो पूछने बताने की नौबत ही ना आए, आप उससे पूछ ही नहीं, आप चीज को खुद चेक कर रहे हो, लेकिन उसने क्या कर दिया, अगर उस चीज के अंदर कोई डिफेक्ट था, उसने क्या कर दिया, उसको एक्टिवली कंसील कर दिया। एक्टिवली कंसील का मतलब क्या है, जानबूझ के अगर किसी चीज में कोई डिफेक्ट हो उसको छुपा देना, अनजाने में छुपा दे, फिर कोई दिक्कत होता है ना। जस्ट एग्जाम्पल, मैं कपड़ा दिखा रहा हूं, मैं मेरी कपड़े की दुकान है, मैं आपके सामने कपड़ा रखता हूं, मुझे नहीं पता चला कि जिस जगह पे मैंने उस कपड़े को पकड़ा हुआ उस जगह पे छेद है, मुझे नहीं पता। मैंने उस कपड़े को आपके सामने दिखाया आपको कि सर ये कपड़ा चेक कर लें, लेकिन जिस जगह पे वो छेद था उस जगह पे मेरा हाथ था, मुझे नहीं पता। मैं आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, ये मैं कोई एक्टिवली कंसील थोड़ी कर रहा हूं उसको। लेकिन मेरे बच्चे अज्यूम कर लो कि मैंने देखा कपड़े पे छेद है, उस पर हाथ रख लिया मैंने, और फिर आपको कपड़ा दिखा रहा हूं ताकि आपको वो छेद नजर ना आ जाए, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूं। तो जब आप क्या करते हैं, वो स्टिकर स्टूकर का सारा हमने डिस्कस किया था, फलों के ऊपर फलाना, ये टेबल टूट गई वहां पे स्टिकर लगा दो, ये कर दो। एक होता है चीज को मैंने कहा था सही करवा देना, एक होता है सही ना करवाएं, आप उसको छुपा दें डिफेक्ट को, वो फ्रॉड होता है। फिर हमने वो सारा ब्यूटी पार्लर, ये वो सारी एग्जाम्पल नहीं थी, अगर आपको रेगुलर क्लास के मामला होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकते। देखो खैर, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जब कोई बंदा वादा कर रहा हो और वादा करते वक्त ही उसको यकीन हो कि मैंने ये वादा पूरा नहीं करना, तो एक्चुअली वो आपके साथ क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। यानी कि इसको कहते हैं इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस, कि आपकी इंटेंशन ही परफॉर्म ना करने की हो वादा करते वक्त ही, तो एक्चुअली हकीकत में आप क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बाद में हालात ऐसा पैदा हो जाएंगे आप कॉन्टेंट परफॉर्म ना कर सकेंगे, वो फ्रॉड नहीं होता। वो तो बल्कि कॉन्टेंट क्या हो जाता है अक्सर, अगर तो वैसे ही इम्पॉसिबल हो तो कॉन्टेंट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, या कहीं पे कोई मामला तो वॉइडेबल, कुछ इस तरह की चीजें पड़ेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, अगर किसी का कॉन्टेंट करते वक्त ही इरादा हो मैंने परफॉर्म ही नहीं करना, तो हकीकत में वो क्या कर रहा है, आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। फिर हमने डिस्कस किया था एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, बथेरे दुनिया के ऊपर जितने फ्रॉड हो रहे हैं हमने डिस्कस किया था, वो सब इस कैटेगरी में फॉल कर देंगे। यानी कि जो इन ये तीन तो बड़ी वाजे हैं, जब आप पूछे अगला बंदा गलत बताए, बताने वाले को पता मैं गलत बता रहा हूं। दूसरा क्या था, एक्टिवली कंसील कर दे, बताने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही छुपा दिया आपने डिफेक्ट। और तीसरा क्या था, जब कॉन्टेक्ट करते वक्त ही आपका इरादा हो मैंने पूरा नहीं करना। ये तो बड़े वाजे हैं। इसके अलावा जो फ्रॉड भी आपके साथ हो रहा हो वो सब चौथी कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि कभी छठी कैटेगरी आप ढूंढ के लेके आ नहीं सकते, या तो पहली होगी, दूसरी, तीसरी, और पांचवी भी किसी हद तक स्पेसिफिक है। और अगर कोई किसी में फॉल ना कर रहा हो तो ये मेरे बच्चे खूब खाता है। वो होता है ना, वो जो टेक्स्ट पढ़ते हो उसमें भी 5 हेड्स हैं, याद है ना, उसमें एक हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है। कहते अगर आपने कुछ कमाया और वो किसी हेड में नहीं जा रहा तो मुबारक हो, फिर भी एक हेड है, वो है अदर सोर्स, किसी और सोर्स से कमा लिया होगा। तो यहां पे मेरे बच्चे 4 हेड बड़े वादे हैं। अगर कोई नहीं पता चल रहा ये फ्रॉड किस में जा रहा है, तो एक्चुअली वो फिट टू डिसीव वाला है, कि फिर इसमें तो वो फिट कर ही हो ही जाएगा। लेकिन बहर ले बेटा, इसके बाद क्या था, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलेंट। यहां पे हमने डिस्कस किया था कुछ जगहों पे कानून स्पेसिफिकली बड़े वाजे तौर पे किताबों में लिख देता है कि यहां पे ये काम करना आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपने ये काम ना किया तो हम समझेंगे आप फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे कानून कहता है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई डिफेक्ट हो ना, वो डिफेक्ट लाजमी बताओ। यहां पे अगली पार्टी का पूछना जरूरी नहीं, आपका बताना लाजमी है, याद रखोगे।
अगर मैं ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ आपको और मुझे पता है ये छत छुत सारी ये वो हुई हुई है, टूटी हुई है या व्हाट्सएवर इस तरह का मामला है, इसके अंदर दरारें पड़ी हुई, और मैंने ये सीलिंग सुनी करके उसको छुपा दिया, ये तो एक्टिव कंसीलमेंट में चला जाएगा है। लेकिन वैसे भी कानून कहता है कि राणा साहब अगर इस जमीन के ऊपर कोई मॉर्गेज चार्ज क्रिएट किया हो या कोई और डिफेक्ट है, आप जमीन बेचते वक्त लाजमी बताएं, ये कानून ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। अगर आप नहीं बता रहे, आप ओमिट कर देते हैं बताना, तो फिर एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। तो ये मेरे बच्चे डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड। अगली बातें तो आसान है, इंटेंशनल फॉल्स ये एक एक करके हमने डिस्कस कर ली बस। ले बेटा, क्या खामोशी भी फ्रॉड होती है? कानून कहते हैं नहीं, खामोशी फ्रॉड नहीं होती। यानी कि अगर मैं कुछ चीजें बना के बेच रहा हूं और आप मुझसे आगे कुछ चीज के बारे में खूबी या खामी पूछते हो, और मुझे पता है ये खूबी इसमें है ही नहीं, अगर मैंने बता दी सच, तो ये तो चीज खरीदेगा नहीं, बेहतर यह है कि चुप ही रहो। तो सर क्या राणा साहब यहां भी फ्रॉड कर रहे हैं? कानून कहता है ये फ्रॉड नहीं है, खामोशी फ्रॉड नहीं होती। लेकिन दो सूरतों में खामोशी फ्रॉड होगी, कि जब आपका आपस में एक फिड्यूशियल रिलेशनशिप हो, आपस में भरोसे का ताल्लुक हो। ओए, चेंज करो, या पीछे जाओ या इधर आओ, आप लोग वारे नहीं खाते दोनों इकट्ठे। आप बैठे रहे, आप मासूम बने, तू निकल, नहीं सच्ची कहना, निकल यार, पीछे चले जाओ, कहीं बैठ जाए यार ना। आपने नहीं चुप करना, चाहे आगे आ जाओ, चाहे पीछे चले जाओ, अब आपकी मर्जी है। क्योंकि ये ना आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज वो डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है। आवाज बड़ी जबरदस्त है, इतनी भारी, बड़ी रो वाली है, लेकिन वो ना वो डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं। यकीन कर ले, मैं कोई आपसे कोई जाती मामलात नहीं है मेरे, हैं, कि अल्लाह माफ करे कोई अनाथ हो, आप बड़े मासूम बच्चे हैं साहब। तो इसलिए मेरे बच्चे सिर्फ, मैं कह रहा हूँ इसको खत्म कर ले बेटा। उस दिमाग उस सोचना शुरू कर देता है क्या बात कर रहे होंगे, ये तो नहीं कह रहे कि यार राणा साहब ने हमें हारेगी नहीं। तो बंदे के दिमाग में आती है ना इस तरह की बात, बंदा कहता है यार तेरी मेहरबानी, तो बाद में डिस्कस कर रहे हैं। ले बेटा दोबारा देखो, क्या खामोशी फ्रॉड होती है? कौन कहता है खामोशी फ्रॉड नहीं होती है? स्वाय दो सिचुएशंस के, या तो मेरे बच्चे दोनों पार्टीज के दरमियान क्या हो, फ्रीशियल रिलेशनशिप हो। अब फ्रीशियल रिलेशनशिप मेरे बच्चे अभी अभी आप पढ़ के इन्फ्लुएंस, उसमें कितने ताल्लुकात थे, जहां पे आपने कहा था इन दो लोगों के दरमियान क्या होता है, फ्रीशियल रिलेशनशिप हो सकता है, उसमें टीचर स्टूडेंट या on the- अब बेटा ये ना करें खुदा के लिए, ये क्या लिखा आपने, ये मिटना ही नहीं, पक्का पक्का लिखा गया। अब मटाओ मेरे बच्चों इसको, यार ये बंदा सिक्योरिटी लगा के नहीं गया, वैसे कितने अफसोस वाली बात है। थैंक यू बेटा, ले बेटा वापस। क्या खामोशी फ्रॉड होती? कितनी सूरतों में खामोशी फ्रॉड होती? दो सूरतों में। सबसे पहला क्या था, जहां पे दो पार्टी के फिजिशियल रिलेशनशिप हो, भरोसे वाला ताल्लुक हो, इसकी एग्जांपल आपने कहां से लेनी है, ये अन्य इन्फ्लुएंस से। और दूसरा मेरे बच्चे, जहां पे खामोशी किसके बराबर हो जाए, बोलने के बराबर हो, जहां पे खामोशी बोलने के बराबर हो। यहाँ पे याद करें हमने डिस्कस किया, ये खामोशी बोलने के बराबर कब हो सकती है, जब आप किसी को ये कहें कि बताओ भाई इस चीज में ये खूबी या खामी है कि नहीं, और वो बंदा चुप होकर बैठा हो, तो फिर आप वहां पे एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं, अगर आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे मैं ये समझूंगा इसमें ये खूबी है या ये खामी है। याद है कि नहीं? तो बड़ा इसको try- 2 तरह के इलेक्शन आ रहे हैं, दिसंबर जनवरी में ही वकीलों के इलेक्शन भी आ रहे हैं, और दिसंबर जनवरी में ही काउंसिल के इलेक्शन भी आ रहे हैं, दिसंबर में अगर, दोनों के क्राइटेरिया में बड़ा फर्क है।
से दाखिला भेजें और इसको लाजमी कर लें, यकीन कर लें, हर लिहाज से आपको बेनिफिट देगा। आपको फील होगा कि कुछ आपने किया है। की है ये फाइनेंशियली ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा, डिस्करेज नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे कि राणा साहब ठीक है जो तुसी पूरा नहीं किया है तो तुसी सानू डिस्करेज कर रहे हैं, मैं वैसे ही कह रहा है कि ऐसे मामले वास्ते एवं दी चीज़ें वास्ते क्या खैर वापस आए। हर रोज दावत है। बोला था बात है कहाँ पे बंदा इतनी दूर जाके दावत खाए, ये तो हर रोज गेट टुगेदर फलाना फलाना फलाना। क्या कमाल का काम है। नहीं मेरे बच्चों वापस आ जाओ। इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट, अगर फ्रॉड हुआ तो मेरे बच्चे इसका एग्रीमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? नहीं वो पांचवी कैटेगरी में चला जाता है ना मेरे बच्चे। वहां पे कानून ने कहा था कि वहां पे अगर आप खामोश रहेंगे ठीक है, अगर आप लिखना चाहें, लेकिन फिलहाल वहां पे आपने ये नहीं लिखना कि इसमें खामोशी वाले में जो किताब ने लिखा ना, हमने वही बताया। हमने खुद से कोई चीज वहां से अगर किताब वाले ने नहीं लिखी तो चेक करने वाले को थोड़ी पता होगा कि कहां से चीज लाके, समझ तो आप गए कि वहां पे सर अगर वो चुप रहेगा, अगर नहीं बताएगा उसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर नुक्स, ये फ्रॉड कर रहा है। लेकिन अगर आप समझाने की कोशिश करेंगे, पेपर चेक करने वाले को समझ ना आई, वो 6 महीने और दे देता कि बेटा आप जरा हाँ दोबारा मुझे सही तरीके से समझाएं, तो बेहतर नहीं कि बंदा ना ही इस पंगे में पड़े। ले बेटा। उसके बाद इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट क्या होगा बोला? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल होगा। उसके बाद मेरे से लेकिन यहाँ पे एक और चीज थी, इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस भी है। जब वो इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पूछेगा ना मेरे से, जब आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, लाजमी तौर पे फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर आपने इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस का भी जिक्र करना होगा कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो पार्टी चाहे तो इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस भी कर सकती है, अदालत में खड़े होकर वो कह सकते हैं कि सर मुझे इससे डैमेजेस नहीं चाहिए, बल्कि मुझे इससे क्या चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। जिस चीज में मेरे साथ इसने फ्रॉड किया वो चीज ही लेकर दें, मुझे इससे पैसे नहीं चाहिए। वैसे तो आपको डैमेजेस मिलते हैं फ्रॉड में, लेकिन आप चाहे तो डैमेजेस ले लो, चाहे तो आप क्या कर लो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिसको इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस का लफ्ज लिखा हुआ। ये बेटा एक्सेप्शन टू वॉइडेबिलिटी बड़ा अहम है। मैंने आपको बताया था पहले ये 5 हुआ करते थे, अब हमारे सिलेबस से 3 खत्म कर दिया, अब सिर्फ 2 रह गए। कहां कहां पे आपको लग रहा होता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन कानून कहता है कि एक्चुअली आपके साथ फ्रॉड हुआ ही नहीं। जब फ्रॉड नहीं हुआ तो आपके पास वॉइडेबिलिटी का ऑप्शन नहीं है। तो यहां पे 2 सिचुएशन है मेरे बच्चे। जब जब कोई बंदा, अज्यूम कर लो, पहली सिचुएशन क्या थी कि जब कोई बंदा खामोश होकर खड़ा हो, कहते द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ द कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड एंड साइलेंस एंड द पार्टी हुज कंसेंट, यानी कि जब कोई बंदा खामोश होकर खड़ा, आप उससे पूछो सर बताओ इसमें ये खूबी खामी है कि नहीं, वो खामोश होकर खड़ा हो और आपने उसको इक्विवेलेंट टू स्पीच भी ना किया, वो खामोश होकर खड़ा हो, आपने उसको इक्विवेलेंट टू स्पीच भी ना किया हो, और आपको भी वो चीज चेक करने का पूरा मौका दे रहा हो, ये फ्रॉड नहीं हो। हाँ एक चीज होती है, अगर अगला बंदा खामोश खड़ा हो, आप उससे पूछ रहे हो चीज के बारे में खूबी खामी, वो खामोश होकर खड़ा हो, आप खुद उस चीज को चेक करना चाहें, वो आपको हाथ भी ना लगाने दे, तो फिर भी वो आपके साथ मेरे बच्चे फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन अगर वो खामोश हो, आप उससे फैक्ट पूछ रहे हो, सर बताओ खूबी खामी, लोकल इंपोर्टेड फलाना फलाना बताओ सर, वो बता ही ना, उसको पता कि मैं बताऊंगा तो गलत बताऊंगा तो फ्रॉड हो जाएगा, बेहतर है चुप ही रहो। और उसने लॉ पढ़ा हुआ, उसको पता खामोशी फ्रॉड नहीं होती, अनलेस के मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, फिर रिलेशनशिप वाला, यह मेरा कोई चाचा भतीजा मामा नाना जो भी है, मेरा है ही नहीं कुछ। और दूसरे नंबर पे ये कौन सा उसको इक्विवेलेंट टू स्पीच कर रहा है, तो बोलना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो वो चीज को चेक करने का पूरा पूरा मौका दे, तो ये भी फ्रॉड नहीं होता। लेकिन अगर वो खामोश भी हो, फ्रॉडलेस साइलेंस पता हमने डिस्कस किया था, किसको बोलते हैं, उसको पता है जो ये फैक्ट पूछ रहा है ना इसके अंदर ये है ही नहीं, जो खूबी जो पूछ रहा है वो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए उसको कहते हैं फ्रॉडुलेंट साइलेंस, ऐसी खामोशी जिसमें फ्रॉड हो। लेकिन अगर वो चीज को चेक करने दे रहा है ना, खुद खामोश होकर बैठा हुआ, फ्रॉडुलेंट साइलेंस है, मतलब गलत है ये चीज, आप पूछे सर ओरिजिनल मुझे पता कॉपी है, मैं कहता हूं चुप ही रहो, क्योंकि ये है ही कॉपी, ओरिजिनल है ही नहीं, तो मैं फ्रॉडुलेंट साइलेंस इख्तियार करके बैठा हुआ। लेकिन अगर आप कहते हैं सर मैं चेक कर लूं, मैं कहता हूं ना हाथ नहीं लगा, तो एक्चुअली मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, फ्रॉड कर रहा हूं, याद रखोगे मेरे बच्चों। लेकिन अगर मैं चेक करने का पूरा मौका देना, मैंने पता कि कितना चेक कर लोगे तुम, थोड़ी काबिलियत आइडिया, मैं कहता हूँ ठीक है चेक कर लो, मैं नहीं बताता आपको ओरिजिनल कॉपी, तो मुझे फिर आप लेकर चले जाते हो इसको ओरिजिनल समझ के, तो याद रखना ये मैंने आपके साथ फ्रॉड नहीं किया। और दूसरा क्या था कि जब कोई बंदा बोलकर आपसे फ्रॉड कर रहा हो, आप उसका बोला हुआ सुन ना रहे हो, और कोई लिखकर फ्रॉड कर रहा हो, आप लिखा हुआ पढ़ ना रहे हो, तो ये भी फ्रॉड नहीं होता। याद है कंपनी लॉ जब आपने पढ़ा था, हमने कहा था कि अगर कोई कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है कि आए हमारे शेयर्स खरीद लें, और उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर कंपनी ने सब कुछ गलत बताया हुआ जानबूझ के, प्रॉफिट शॉफिट जो दिखा रखे हैं एसेट शैसेट सब गलत है, फ्रॉड किया हुआ कंपनी ने, लेकिन एक बंदा प्रॉस्पेक्टस पढ़े बगैर अगर उस कंपनी के शेयर खरीद लेता है, तो उसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी उस प्रॉस्पेक्टस में लिख के फ्रॉड कर रही है, लेकिन आप उस लिखा हुआ फ्रॉड पढ़ ही नहीं रहे।
आपको तो पता चला एक फलानी कंपनी शेयर बेच रही है, आपने जाके सीधी एप्लीकेशन दे दी बगैर प्रोस्पेक्टस पढ़े, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ। तो जब कोई बंदा बोलकर आपसे फ्रॉड कर रहा हो, आप बोला हुआ सुन ना रहे हो, यानी कि मैं खूबियां खाबियां बता रहा हूं इस चीज के बारे में, सब गलत बता रहा हूं, लेकिन उस वक्त आप बिजी हैं कहीं पे, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे, तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ। याद रखो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पे गलत पढ़ा रहा हूं, लेकिन माशाल्लाह आपने कभी मेरा पढ़ाया हुआ सुना ही नहीं, आप वैसे ही आपस में बातें करते रहे, तो एक्चुअली मैंने आपके साथ फ्रॉड, हाँ अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे भी पता मैं गलत पढ़ा रहा हूं, मुझे सही पढ़ाना ही नहीं आता, एक्चुअली मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ। वैसे भी हाँ, तो ये भी फ्रॉड ही होता है ना, एक बंदे को पढ़ाना नहीं आता, वो पढ़ा रहा है, उसको भी पता मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं जो पढ़ा रहा हूँ गलत है, लेकिन काम चला रहा है, तो ये भी क्या होता है, फ्रॉड होता है। लेकिन अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपने कभी मेरा लेक्चर सुना ही नहीं और जाके पेपर दे दिया, बाद में बच्चों ने कहा कि राणा साहब ने पढ़ाई गलत था, ये कहेगा हाँ तो फिर राणा साहब ने तो फ्रॉड कर लिया है। मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ, कौन कहेगा नहीं आपके साथ नहीं हुआ, क्योंकि राणा साहब के लेक्चर कभी आपने लिए ही नहीं थे। बस समझा रहा हूं आपको सर, ताकि थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोचो कि ये हुआ क्या है, आप पे तंज किया मैंने। मेरे बच्चे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये क्यों क्या है, कि हमने टेस्ट किया हुआ पहले इस तरह का सिनेरियो, कहता कि ये जो घोड़ा है ये अनसॉन माइंड है, लेकिन इसके मालिक ने क्या किया, डॉक्टर से जाके, वेटरनरी डॉक्टर से जाके इसका सर्टिफिकेट बना लिया कि ये घोड़ा सॉन माइंड है, और वो सर्टिफिकेट लाके यहाँ पे जहां पे ये घोड़ा बंधा हुआ था वहां पे लगा दिया। अब कोई मिस्टर ए आया, उसने घोड़े को देखा, उसने इस नोटिस को पढ़ा ही नहीं, जिसमें एक्चुअली इस नोटिस के अंदर क्या था, इस नोटिस में फ्रॉड था, जो लिखा हुआ था कि ये घोड़ा बिल्कुल सॉन माइंड है, वो फ्रॉड था। लेकिन इस बंदे ने उस घोड़े को देखा, नोटिस इसने नोटिस ही नहीं किया, उसको पढ़ा ही नहीं, उसने अपनी अकल के मुताबिक घोड़ा खरीद के लेकर चला गया, तो एक्चुअली उसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ। हाँ अगर ये नोटिस पढ़ के लेकर जाता, घोड़ा खरीदा कि हाँ यार ये घोड़ा बिल्कुल सॉन माइंड है, नोटिस में लिखा हुआ तो मैं ले जाता हूँ, इट्स ओके, तो फिर उसके साथ क्या हुआ था, फ्रॉड हुआ था। यानी कि अगर कोई बंदा बोलकर फ्रॉड कर रहा हो, आप उसका बोला हुआ सुन ना रहे हो, तो कोई बंदा लिखकर फ्रॉड कर रहा हो, लिखा हुआ पढ़ ना रहे हो, तो हकीकत में आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ। ले बेटा, उसके बाद आती थी बात मिस रिप्रेजेंटेशन की। याद करें हमने डिस्कस किया था कि मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में फर्क क्या है, इंटेंशंस का। वैसे तो दो फर्क है, लेकिन सबसे मेन फर्क क्या है, इंटेंशन का। फ्रॉड में जानबूझ के कोई बंदा आपसे गलत बयानी करता है, मिस रिप्रेजेंटेशन में भी गलत बयानी करता है, लेकिन उसकी गलत बयानी करने का इरादा नहीं है, अनजाने में गलत बयानी करता है। जैसे मान लो कि किसी से मैंने ये मोबाइल खरीदा, जिसने मुझे ये मोबाइल बेचा उसने ओरिजिनल कह के बेचा है, अच्छा मुझे लग रहा है ये ओरिजिनल है, लेकिन है ये कॉपी, है ये कॉपी, मुझे लग रहा है ओरिजिनल है, क्योंकि मैंने, मुझे किसी ने ओरिजिनल कह के बेचा है, और मैं आपको भी ये मोबाइल बेचता हूं कि भाई ये ओरिजिनल है, खरीद लो। मैं जो बता रहा हूं आपको, अज्यूम कर लो, आप पूछते हैं सर राणा साहब ओरिजिनल या कॉपी, मैंने कहा कि ओरिजिनल है। अब मुझे लग रहा है मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन हकीकत में झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मेरे ये झूठ मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, नहीं अनजाने में, मुझे लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूं सच है, लेकिन हकीकत में झूठ बोल रहा हूं। तो मिस रिप्रेजेंटेशन कब होती है, जब कोई बंदा झूठ बोल रहा हो, लेकिन झूठ बोलने वाले को लग रहा हो कि मैं सच बोल रहा हूं, हो झूठ ही, तो इसको क्या बोलते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में तीन चीजें होती हैं मेरे बच्चे। एक तो कोई बंदा क्या करता है, अनवारंटेड स्टेटमेंट दे रहा हो, बगैर तहकीक किए हुए किसी चीज के बारे में स्टेटमेंट दे रहा हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेरी मोबाइलों की दुकान है, मुझे ओरिजिनल कॉपी का पता ही कौन नहीं, मेरी कपड़े की दुकान है, मुझे लोकल इंपोर्टेड का पता ही कौन नहीं, तो मैं मेडिसिन की दुकान है, मुझे दवाइयों का पता ही कौन नहीं, और मैं क्या कर रहा हूं, वो चीजें बेच रहा हूं, बगैर तहकीक की हुई चीजों के बारे में वो चीजें बेच रहा हूं। तो मेरे बच्चे, जब आप कोई अनवारंटेड स्टेटमेंट दे रहे हो किसी चीज के बारे में बगैर तहकीक किए हुए, और वो खूबी उसमें हो ही ना जो बता के बेच रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी तहकीक कर लेते आपको पता चलता वो खूबी उसमें है ही नहीं, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन। या आप क्या कर रहे हो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। देखो जब इस तरह का काम करते हो, आपको उस काम का पता, आपने वर्कशॉप खोली, काम करना आता नहीं, गाड़ियां सही करनी नहीं आती, लेकिन आपको लग रहा है मैं शायद सही कर रहा हूं, आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन आपसे लोग गाड़ियां सही करवा करवा के लेके जा रहे हैं, अगरचे वो दोबारा फौरन खराब हो जाती, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं सही कर रहा हूं, लेकिन आप कर ही नहीं रहे, आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हो। तो मेरे अच्छे, ये भी क्या होगा, इससे आपका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, भाई आपका तो, आपको काम आता भी नहीं माशाल्लाह, काम मिल भी रहा है, आपका तो फायदा हो रहा है ना, लेकिन नुकसान तो किसी दूसरी पार्टी का हो रहा है। तो एक्चुअली इस तरह ब्रीच ऑफ ड्यूटी भी क्या है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाना आता ही नहीं, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे लग रहा है मैं, इट्स ओके, काम तो चल रहा है ना, बच्चे आगे बैठ जाते हैं, काम चल रहा है, रोजी रोटी, तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन इससे मेरा फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा ही हो रहा है, कहीं और जाके कोई काम करता तो शायद ना मिलता, लेकिन मैंने कहा कि ये सही है। तो उसके बाद तीसरा क्या है, कि जब आप क्या कर रहे हो, किसी चीज के बारे में आप दूसरे बंदे को ऐसी खसूसियत बताओ जिससे वो पार्टी कायल हो जाए। ये तो वैसी तारीफें करना, मैं कहता हूँ चौधरी साहब आपका फलाना लाके उसमें तो लाइट ही नहीं आती, ये मोबाइल ले जाओ, ये 10 घंटे इसकी बैटरी टका के निकालेगी, एक दफा चार्ज करना 10-15 मिनट, 10 घंटे कहीं नहीं जाएगी। अच्छा उसको ऐसा ही मोबाइल चाहिए था, वो आपकी स्टेटमेंट पे क्या हो गया, कायल हो गया। अच्छा आपको लग रहा था शायद जो मैंने स्टेटमेंट बोली वो सही है,
आपको यही लग रहा है कि मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो, लेकिन इनोसेंटली आपने गलत स्टेटमेंट दी थी, ये मोबाइल 10 घंटे नहीं निकालता, लेकिन वो आपकी स्टेटमेंट पे कायल हो गया, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। तो तीन चीजें मेरे चाहिए यहाँ पे, और फिर बाकी वो वही फ्रॉड वाले मामला हैं। इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट क्या होगा मिस रिप्रेजेंटेशन का, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और यहां पे भी पार्टी क्या कर सकती है जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, वो इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस भी कर सकती है, वो कह सकती है मुझे इससे डैमेजेस नहीं, मुझे पैसे लेकर वो दो, वही चीज लेकर दो। और तीसरा एक्सेप्शन टू वॉइडेबिलिटी, अगेन उसी तरह के मामले, लेकिन इसमें फर्क है, याद है इसमें ये पहले पॉइंट में क्या था, फ्रॉड से फर्क था। फ्रॉड में क्या था, जब कोई बंदा फ्रॉडुलेंट साइलेंस इख्तियार करके बैठा हो और उसको चीज को चेक भी ना करने दे रहा, साइलेंस। देखो ये है मिस रिप्रेजेंटेशन, हमने डिस्कस किया था यहां पे बोलना जरूरी है। मिस रिप्रेजेंटेशन कभी खामोशी से नहीं हो सकती, याद है कि नहीं भाई, जब है ही खामोशी, ये कौन सी मिस रिप्रेजेंटेशन, तो खामोशी में कभी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, इसमें बोलना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला पॉइंट क्या था बोला, द कंसेंट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट नॉट वॉइडेबल इज द कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। एंड देख यहां में मैं मासूमियत में गलत मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये कपड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको भी अगर वो कपड़ा चेक करने का पूरा मौका दे रहा हूं, मैंने एक्चुअली आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं की, यानी कि मैंने, अगरचे मैं गलत बोल रहा हूं अनजाने में, लेकिन आपको भी चीज चेक करने का पूरा मौका मिल रहा है और आप कर रहे हो, तो आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, यानी कि यहां पे बोलना जरूरी है। और दूसरा वही था मेरे बच्चे, जब कोई बंदा बोलकर या लिखकर मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो और आप उसकी बोली लिखी मिस रिप्रेजेंटेशन सुन पढ़ ही ना रहे हो, तो एक्चुअली आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। नहीं समझा रही मेरा ख्याल है ये सारी बातें, पढ़ाई तो नहीं कर, नहीं मेरे बच्चों, डिफरेंस क्या है भाई, दो डिफरेंस है मेनली। नहीं मैं वैसे रेस्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली अपना अपना स्टाइल होता है ना बोलने का, कुछ लोग मुंह और पेट से बोलते हैं, कुछ लोग मुंह और दिमाग से बोलते हैं। जब बंदा पढ़ा रहा होता है ना, जो टीचर पढ़ा रहा होता है, वो मुंह और दिमाग से बोल रहा होता है बेचारा, वो दिमाग की बस हो जाती है, क्योंकि इन दोनों का आपस में मैच करना बड़ा जरूरी है। जब कोई बंदा, मैं बोल रहा हूँ लफज, उसमें मैच ना हो तो फिर चलने वापस है। ले बेटा, कह रहा कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में फर्क क्या है, एक तो मेरे बच्चे इरादे का, इंटेंशन का, फ्रॉड में इरादा होता है अगले बंदे को धोखा देना, मिस रिप्रेजेंटेशन में धोखा तो दे रहे हो लेकिन बगैर इरादा किए हो। और दूसरा मेरे बच्चे, फ्रॉड में रेमेडीज क्या होती है मेरे बच्चे, यहां पे याद रखिएगा कि रेमेडीज क्या होती है, बोला याद है हमने डिस्कस किया था, बताओ कोई बंदा, रेमेडी क्या होती है बोला, जब किसी के साथ कोई नाइंसाफी हो जाए, वो जो अग्रीड पार्टी है उसके पास दूसरी पार्टी के खिलाफ जितने अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रेमेडीज। तो रेमेडी क्या होती है, अगर आपने मेरे साथ कोई कांटेक्ट किया था पूरा नहीं किया, अब मेरे पास आपके खिलाफ जितने ऑप्शंस हैं वो क्या है, रेमेडीज। लेकिन यहां पे वैसे रेमेडी क्या है, कहता है कि दो तरह की रेमेडी है। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ हो तो दो तरह की रेमेडीज आपके पास अवेलेबल हैं वैसे, या तो डैमेजेस क्लेम कर लें, एक तो मेरे से वॉइडेबल का ऑप्शन है, और दूसरा क्या है, डैमेजेस भी, यानी कि यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। एक तो मेरे से अवॉइडेबल का ऑप्शन भी है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, और दूसरा क्या है, आपको डैमेजेस भी मिलेंगे। लेकिन वैसे मिस रिप्रेजेंटेशन में रेमेडी क्या है, कहता है कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन डैमेजेस कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में है। मिस नशइयो हमने शुरू में डिस्कस कर दिया था, हमने कहा था चार चीजों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा, वॉइडेबल होगा। भाई ये कैसे कह सकते हैं फिर मिस रिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। हाँ ये है कि डैमेजेस कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, क्योंकि कोर्ट को मासूम सा बंदा नजर आ रहा होगा, वो कहेगा यार ये देख, इसने कौन सा जानबूझ के बेचारे ने झूठ बोला है, तो इसको माफ कर दिया जाए। तो डैमेजेस होंगे कि नहीं वो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन फ्रॉड में उस बंदे की शक्ल बिल्कुल उस बंदे की शक्ल बिल्कुल ऐसे वैसे बंदे की तरह नजर आ रही होती है, कोर्ट को लग रहा होता है कि भाई तू तो लाजमी डैमेजेस पे कर। बात समझ आ रही है कि नहीं, बेटा अगली बात, मिस्टेक। देखो जब मिस्टेक की बात होती है, सबसे पहले वो कहता है कि मिस्टेक होती क्या है, कहता है कि जब किसी बंदे का किसी चीज के बारे में अकीदा हो, अकीदा हो किसी चीज पर, उसका कोई यकीन हो, और वो अकीदा या यकीन गलत साबित हो जाए, इसको मेरे बच्चे मिस्टेक कहते हैं। हमारा अकीदा है कि इमरान खान अब पक्का एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ रहेगा, वो कभी इनके साथ समझौता नहीं करेगा। लेकिन वो मान लो अकीदा उस वक्त गया घास खाने, जब इमरान खान उनके साथ फिर मामला तय करके दोबारा हुकूमत में आ गए, और फिर कोई बाजवा बैठा हुआ हुकूमत चला रहा था, तो हम कहेंगे भैया ये हमसे दोबारा क्या होगी, मिस्टेक होगी। जैसे याद है कल
अब देखो, उनको लग रहा था कोई आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना एक बड़ी अच्छा और एक पुण्य का काम है। अब हुआ क्या कि कल उन्होंने कहा कि भाई हमसे गलती हुई थी जब हमने बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, मिस्टेक हुई थी। मतलब इनके दिमाग में उस वक्त कोई अकीदा यकीन था कि एक्सटेंशन देने से शायद कुछ होगा, कुछ बेहतर होगा, लेकिन इनका वो अकीदा या यकीन क्या हो गया, गलत साबित हो गया। इसको क्या बोलते हैं, मिस्टेक है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि राणा साहब से पढ़ लेंगे शायद पास हो जाएंगे, है? लेकिन बाद में पता चला कि भैया ऐसी तो कोई बात नहीं, वो तो खुद पढ़ना पड़ता। तो एक्चुअली वो आपका जो अकीदा था, यकीन था, वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसको क्या बोलते हैं, राणा साहब से पढ़ के हमने गलती कर दी, मिस्टेक हो गई। बात समझ आ रही है कि नहीं, कि मेरे मिस्टेक क्या होती है बोला, जब किसी चीज के बारे में आपका अकीदा हो, यार ये दोस्त इसको रूममेट बना लेता हूँ, बड़ा जबरदस्त बंदा है, लेकिन पता चला पाजी ऐसे मेरे तो भी क्या गुजरे इसका मतलब ये क्या है, मिस्टेक। तो सादी सी बात में बच्चे, मिस्टेक क्या है, जब किसी चीज के बारे में आप कुछ सोच रहे हो और वो सोच आपकी गलत हो रही हो, तो इसको मिस्टेक कहते हैं। वो सोच नहीं, खाली मतलब यकीन कर ले किसी चीज के ऊपर। अब भाई का भी यहाँ पे फेवरेट जो ज्यादा सवाल पूछता है वो क्या करता है, कहता है कि आप मान लो कि किसी एक्सपो में गए, या होते हैं ना वो एग्जीबिशन या व्हाट्सएवर, वहां पे पेंटिंग लगी हुई है, आपको लगा ये पेंटिंग ओरिजिनल है, जबकि वो कॉपी थी, आप उसको ओरिजिनल समझ के खरीद लेते, तो भैया ये आपसे क्या हो रही है, ये मिस्टेक हो रही है। आपको लग रहा है, यकीन ये है कि ओरिजिनल है, लेकिन वो क्या थी, वो कॉपी थी। बात समझ आ रही है? तो इसको क्या बोलते हैं, ये आपने कहा कि यार जो चाहत फतेह अली है ना, उसके राहत फली तो उसके करीब करीब ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बुला लेता हूँ, किसी इस तरह की महफिल थी, मैं उसमें चाहत फतेह अली को बुला लेता, लेकिन जब आया तो भाई पता चला पाजी ऐ तो गलती होगी है। सर समझा रहा हूँ आपको, ये क्या है, मिस्टेक। लेकिन मेरे बच्चे मुझे बताएं, चाहत फतेह अली के पैसे देंगे कि नहीं आप? अगर उसको बुला लिया, आपको लगा कि भैया गलती होगी, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है, याद है ना, जहां पे यूनिलेटरल मिस्टेक हो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, बिल्कुल वैलिड। ले बेटा, कहता कि अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाए, तो मिस्टेक मेरे बच्चे देखी जाएगी कि एक बंदा गलती कर रहा है या दोनों पार्टी, जो दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, दोनों गलती कर रही है। कानून कहता है कि अगर एक बंदा गलती कर रहा हो तो इसको कहते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक, और यूनिलेटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। और अगर जैसे आप चलो मान लो ये तो वैसे फ्री क्लास है, अगर वैसे हमारी रेगुलर क्लास हो रही होती और उस क्लास के अंदर आप एडमिशन ले लेते और आपने बैठे और आपको पता चला कि भाई राणा साहब की तो समझ कुछ नहीं आ रही मुझे, तो आप जाते हो एडमिशन ऑफिस में, रिफंड दो, तो एडमिशन ऑफिस ने क्या कहना, क्या रिफंड होगा कि नहीं? वो कहेगा मुझसे गलती होगी सर, होना क्या है, तुम्हारे तो गलती हुई है ना, साढ़े तो थोड़ी हुई है। बात समझ रही, ये तो यूनिलेटरल मिस्टेक है ना, आपने गलती की है, हमने थोड़ी गलती की आपको एडमिशन देगा। ये तो आपकी गलती थी, आपने एडमिशन ले लिया, तो एक्चुअली ये कौन सी मिस्टेक है, यूनिलेटरल। तो ये तो क्या करोगे, भुगतोगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बिल्कुल वैलिड है। बात समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन मेरे बच्चे अगर दोनों पार्टी गलतियां कर ले, मान लो कि उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने सी लॉ में एडमिशन दे दिया, जबकि सी लॉ तो अब रहा ही नहीं। सर समझा रहा हूं आपको, सी लॉ अब आई के आपने वैसे ही खत्म कर दिया ना, एडमिशन देने वाले को पता था ना एडमिशन लेने वाले को पता था, कोई सी लॉ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अजीम कर लो, ये क्या हो रही है, ये बायलेटरल मिस्टेक हो रही है। ये किस चीज की गलती है, ये दोनों पार्टी गलती कर रही है। वो आगे आपको पता है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड दोनों पार्टी गलती, याद है ना कि बायलेटरल मिस्टेक भी 5 तरह की होती है, 6 तरह की बल्कि, वो भी हम देखेंगे। लेकिन जहां पे दोनों पार्टी गलती करेंगे उसको क्या बोलेंगे, क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। ये वॉइड एग्रीमेंट होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, याद रखें। ये बिल्कुल उसी तरह के जहां पे कॉन्सेंट ही ना हो, जब दोनों पार्टी गलती करती है एक्चुअली वहां पे कॉन्सेंट ही नहीं होती, ये याद रखना। ये जो हमने शुरू में पढ़ा था कि पार्टी की सबसे पहले तो कॉन्सेंट होना जरूरी है, उसके बाद देखते हैं फ्री है कि नहीं। जब दोनों पार्टी गलती करें एक्चुअली वहां पे कॉन्सेंट ही नहीं होती। चलें खैर, ले बेटा। अब दूसरी बात क्या है, ये तो मिस्टेक है ना, ये पाकिस्तानी कानून की गलती भी हो सकती है, फॉरेन लॉ की गलती भी हो सकती है। फिर आगे कहता है कि अगर आपने मिस्टेक की हो और मिस्टेक में अगर पाकिस्तानी कानून की गलती कर रहे हो, अगर लॉ की गलती है, लॉ की मिस्टेक हो रही है, तो उसमें पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक भी हो सकती है, फॉरेन लॉ की मिस्टेक भी हो सकती है। कहता है कि अगर तो पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक हुई, उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बिल्कुल वैलिड होंगे। इस प्रकार मान लो कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज, मैं लफ्ज क्या बोल रहा हूँ, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बिल्कुल वैलिड होंगे। जैसे हमने डिस्कस किया था कि मैंने आपको चेक दे दिया, आज उसकी ड्यू डेट थी, ड्यू डेट के बाद 6 महीने तक आपने उस चेक के ऊपर पेमेंट रिकवर कर लेनी थी। पाकिस्तान का कानून है कि 6 महीने के बाद, ड्यू डेट के 6 महीने के बाद चेक क्या हो जाएगा, टाइम बार्ड। अब मेरा और आपका ताल्लुक वैसे ही खत्म हो जाएगा। समझ लो मैंने आपको पेमेंट कर दी है, लेकिन हकीकत में नहीं की, लेकिन कानून कह रहा है कि समझ लो राणा साहब ने पेमेंट कर दिया, अब राणा साहब की लाइबिलिटी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। अब आप कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था 6 महीने बाद यहाँ पे चेक डिस्चार्ज हो जाता या वो टाइम बार्ड हो जाता। कानून कहता है कि भाई आपको पाकिस्तान के कानून का पता होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं देखना जाना कि गलती एक की हो रही है, दो की हो रही है। यहाँ पे जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो क्या होंगे, वो बिल्कुल वैलिड होंगे। लेकिन हमने कहा था कि अगर किसी और मुल्क के कानून की गलती हो जाए, कहता किसी और मुल्क के कानून की गलती को हम किस तरह देखेंगे, मिस्टेक ऑफ
फैक्ट की तरह देखेंगे। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एक पार्टी गलती करे तो वैलिड, अगर दोनों गलती करें तो वैलिड। यानी कि अगर किसी और अफगानिस्तान के, नेपाल के, इंडिया के, चाइना के उनके ममालिक की अगर कानून की गलती कर रहे हो, अगर एक बंदा गलती करेगा तो बिल्कुल वैलिड होगा, अगर दोनों गलती करेंगे तो वॉइड होगा। अब ये मेरे बच्चों आपने याद रखना है, इस तरह की छोटी छोटी बात यही है मेरे बच्चे इस मिस्टेक के अंदर, ये मालूम। लेकिन मेरे बच्चे ये देखिएगा, बायलेटरल मिस्टेक हमने डिस्कस की थी कि एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट होता है। लेकिन बायलेटरल मिस्टेक किस तरह की हो सकती है, 6 तरह। हमने डिस्कस किया था कि बास का दो पार्टीज एग्रीमेंट कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिस चीज का वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो ये कौन सी मिस्टेक है, बायलेटरल। और एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, बनेगा नहीं। जो चीज है ही नहीं उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया था, मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है कि भैया आपकी वो गाय है, वो गाय मुझे सेल कर दो, लेकिन उस वक्त गाय तो चरने गई थी, वो मर चुकी है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अच्छा, वहां पे हमने डिस्कस किया था पार्टीज को पता हो या ना पता हो, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। तो याद रखना कि हम समझेंगे यहां पे ये क्या है, ये एक वॉइड एग्रीमेंट हो, याद रखोगे। तो बेटा उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर से गलती हो सकती है, हमने डिस्कस किया था कि होता है ना, अक्सर चीजें होती हैं यार, ये टेबल सर ये सारे मुझे भेज दें, कितने टेबल हैं, मैंने कहा कोई 20 होंगे, आपने कहा सर लगता है 20 ही होंगे। तो 20 के लिहाज से आपने पेमेंट कर लिया, लेकिन बाद में पता चला ये तो 15 है। तो ये किस चीज की गलती हुई है, दोनों पार्टीज को किस चीज की गलती हुई है, क्वांटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। फिर हमने डिस्कस किया था क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि किसी चीज की खूबी खामी के बारे में अगर दोनों पार्टीज को गलती हो तो इसको क्या बोलेंगे, क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। याद करें, इसमें बथेरी हमने एग्जांपल ली थी, भाई ये कबूतर है, ये उड़ने वाला है, दोनों को लग रहा है उड़ने वाला है, ये फलानी चीज है, ये फल है, ये मीठे हैं, दोनों को लग रहा है खरबूजे मीठे हैं, व्हाट्सएवर। इस तरह की बात में बच्चे क्या होती है, क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी। तो क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड अगर दोनों को गलती हो रही हो। फिर हमने डिस्कस किया था प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड अगर दोनों को गलती हो। इसमें क्या था कि दोनों पार्टी ने तय किया कि भाई किराया 50,000 होगा, लेकिन गलती से जब लिखा एग्रीमेंट के अंदर 5,000 लिखा गया, ये क्या है, ये बायलेटरल मिस्टेक रिलेटेड टू प्राइस ऑफ सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। फिर हमने आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर की बात की थी कि ये वही है जो शुरू के अंदर हमने डिस्कस किया था। और माफी देखो की कह रहे हो, एक तो गरीबों को पढ़ाना बहुत औखा है, इन्होंने गर्मी भी बहुत लगती है, इन्होंने सर्दी भी बहुत लगती है। बकवास बंद करो, बंद कर लो यार उसको, ये बंद कर दो भाई, ये बंद कर। वो रहने लाले, और अच्छा वो भी भज्जा जा रहा हूँ, बंद कर, हो नहीं गया बैठ, इधर आ जा। अच्छा सवाल नहीं पूछता मैं, रविया ਦੇ ਵਿੱਚ कोई सवाल नहीं होता। हाँ ले आ, ले मेरे बच्चे। अच्छा, आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये अभी हमने जो पहले शुरू में कंसेंट की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था ना, जैसे मिस्टर ए कहता है कि यार ये जो कुत्ता है ना, ये वाला कुत्ता, जो कुत्ता ये है एक्स, ये है वाई, मैं वाई वाला कुत्ता भेज देता हूँ। तो लेकिन ये बाहर जो कुत्ता लेकर जाता था वो एक्स वाला, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा यार वो मुझसे जो कुत्ता है ना वो 5,000 का खरीद लो। अच्छा, इसके दिमाग में चल रहा था ये वाला कुत्ता बेच, जबकि इसके दिमाग में ये वाला कुत्ता चल रहा था। कोई ज्यादा कुत्ते नहीं होगी इन्हों कहना कुत्ते कुत्ते वाली होगी, अल्लाह माफ करे, नहीं कुत्ते कुत्ते होगी। चले खैर, कोई बात नहीं, यहाँ पे अल्लाह माफ करे। हाँ मुल्क देखो शेर चला रहे हैं, जानवर ही है ना वो भी। हाँ, ले बेटा तो मजाक कर रहा हूँ। ले बेटा, टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड गलती क्या था, टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड ये आई का बहुत पूछता है। इसमें क्या था भला, जब एक बंदा मालिक को ही उसकी चीज बेच रहा, ना मालिक को पता हो कि मैं मालिक हूं, और ना बेचने वाले को पता हो कि जिस मैं चीज बेच रहा हूं वो ऑलरेडी उसका मालिक है, इसको क्या कहते थे, टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर की गलती। ये हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी, लेकिन हम वो आई कैप वाली जाते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि एक एग्जीबिशन लगी हुई थी गाड़ियों की, वहां पे बाप और बेटा दोनों गए हुए थे, बाप ने अपने बेटे के लिए गाड़ी पसंद कर ली। अच्छा, बेटे को भी वही गाड़ी पसंद आ गई, बेटे ने भी वही गाड़ी अपने लिए फिर खरीद ली, हालांकि वो ऑलरेडी गाड़ी उस बच्चे के लिए उसके बाप ने खरीद ली थी, लेकिन उसको नहीं पता था मैं पहले इसका मालिक। इसको क्या बोलते हैं बोला, ये टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड गलती हुई है। दे बेटा, एक और चीज से मेरे बच्चे, ये बड़ी अहम है। वो कहता है कि अगर किसी वैल्यू ऑफ थिंग्स से रिलेटेड या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई गलती हो रही हो ना, वैल्यू से रिलेटेड के फ्यूचर में इस चीज की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, कहता है ये मिस्टेक नहीं होती। यानी कि अगर हम दोनों तय कर रहे हो ना, कह भी रहे हो यार देखो ये मोबाइल मुझसे 10,000 का खरीद लो, अगले दिनों में ये मोबाइल 20,000 का हो जाएगा, आप कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ये मोबाइल अगले दिनों में 20,000 का हो जाएगा। अगर इससे आगे ये अगले दिनों में इसकी कीमत 10,000 की बजाय वो 5,000 होगी,
हम ये नहीं कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया क्योंकि दोनों को गलती होगी, लेकिन कानून कहता है ये जो गलती हुई है ये वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड गलती हुई है, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर की गलती गलती नहीं होती। ये तो भाई वैसे भी हर कॉन्ट्रैक्ट की एसेंस है, बुनियाद है उसकी। अगर हमने बुनियाद ही खत्म कर दी कि ये भी वॉइड होगा तो फिर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकेगा। जिसका नुकसान हो रहा होगा वो खत्म कर देगा कॉन्ट्रैक्ट। खैर, इसलिए मेरे इसको कहता यूनिलेटरल मिस्टेक है, ये हमने सारा पढ़ लिया। ले बेटा, ले बेटा, अगर आपको याद, जब हमने ये पढ़ना शुरू किया था चैप्टर नंबर 3 से ऑनवर्ड, हमने डिस्कस किया था कि 5 एसेंशियल्स हैं। 5 एसेंशियल्स को मेरे से फिर हमने एक एक करके डिस्कस करना शुरू किया था। क्या हुआ? चलाओ ना उसको। यार इधर आ जाओ, यार इधर आ जाओ, ना करो, यकीन कर लो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बस करो, बस करो भाई, आ जाओ यार, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। तो आई कैप की अल्लाह माफ करे, या तो कर लो या अल्लाह माफ करे आई कैप, फिर आपको पता कि 6 महीने कुछ और भी बर्दाश्त करवा देंगे। कर लें, पढ़ लें इसको। ले मेरे से, अब ये यकीन करो, उस्ताद से तो डरते कौन नहीं, सिर्फ अटेम्प्ट से डरते हैं। ना अल्लाह से डरते हैं, ना उस्ताद से डरते हैं, ना किसी और से डरते हैं, सिर्फ अटेम्प्ट से डरते हैं। जो मर्जी उस्ताद कहता रहे, इनको कोई फिक्र नहीं। कहते ना अल्लाह माफ करे, अटेम्प्ट लग गया नहीं, चुप करके ध्यान करो, थोड़ी खैर हो, ध्यान कर लो, नहीं तो अटेम्प्ट लग जानी। ले मेरे से, तो 5 तरह के संशय थे मेरे बच्चे। जब कॉन्ट्रैक्ट होता तो दो पार्टीज के दरमियान, एक सबसे पहले फ्री कॉन्सेंट मेरे बच्चे, क्या पढ़ लिया हमने? फ्री कॉन्सेंट, दो पार्टीज की कॉन्सेंट हमेशा फ्री ही होगी अगर बीच में 5 हैं, वो पढ़ लिया आपने। उसके बाद पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और लोग हमेशा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं अगर वो मेजर हो, साउंड माइंड हो, ना डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो, या इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे माइनर, अनसाउंड माइंड या डिस्क्वालिफाइड वाला। फिर हमने डिस्कस किया था कि लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन। याद करें, इसके अंदर आपने क्या डिस्कस किया था लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन में, कि ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन हमेशा लॉफुल ही होती है अगर बीच में 5 चीजें ना आ जाए। और वो 5 चीजें कौन कौन सी थी? ठीक हो गया। और उसके बाद में बच्चे अब आखिरी हमारा टॉपिक आ गया कि एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो जिसका एग्रीमेंट ही कानून ने मना किया हुआ है, खुद सोचें, सबसे पहले हमने डिस्कस करना शुरू किया था, सबसे पहले ऑफर होती है, ऑफर एक्सेप्ट हो तो क्या बनती है? प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ क्या ऐड करते हैं? कंसीडरेशन, तो क्या बनता है? एग्रीमेंट। अगर कानून यहां पे एग्रीमेंट पे पहुंचे, कानून ने कहा कि भैया ये एग्रीमेंट करना मना है, ये आप एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, इसका मतलब क्या हुआ? आप इस एग्रीमेंट के अंदर कभी भी इन्फोर्सेबिलिटी ऐड नहीं कर सकते, ये एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कानून ने यहां पे एग्रीमेंट ही मना कर दिया है। तो इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करना तो बड़ी दूर की बात है। तो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट वो होते हैं जो कानून ने लिखकर पहले से रखा हुआ है कि यार ये जो एग्रीमेंट होंगे ना, ये हमेशा वॉइड ही होते हैं। याद रखोगे मेरे? अब आप इस तरह के एग्रीमेंट पढ़ने जा रहे हो जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हैं, जो कानून ने वॉइड लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये एग्रीमेंट कभी ना करना। अगर आपने कर भी लिए तो इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, या कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगी नहीं है। अब ये कौन कौन से मेरे एग्रीमेंट स्टेट ऑफ मैरिज, यार हमने डिस्कस किया था कि शादी करना हर एक बंदे का हक है। अगर किसी बंदे को शादी के इस हक से महरूम करने का या इसमें कोई रुकावट करने का कोई भी एग्रीमेंट किया जाए, वो हमेशा वॉइड हो। अच्छा, यहाँ पे शादी तड़वाने की बात नहीं हो रही। अगर शादी तड़वाने की बात हो रही होगी तो उसको लेकर कहां पे जाओगे? वो जो हम पीछे ऑब्जेक्ट आर कंसिडरेशन लॉफुल वाले में हमने डिस्कस किया था, वो जो पांचवा था, इमोरल आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वो वहां पे वॉइड हो जाएगा, है वो भी वॉइड। लेकिन यहाँ पे शादी तड़वाने की बात नहीं हो रही। यहाँ पे हुई हुई शादी, मान लो कि किसी बंदे की शादी में वैसे ही तू 10 साल तक शादी नहीं करेगा, तू फलाने किसी पर्सन से शादी नहीं करेगा, कोई इस तरह की रुकावट पैदा करना, उसको क्या कहते हैं? ये एग्रीमेंट स्टेट ऑफ मैरिज होंगे। हाँ, एक बंदे को कहते हैं कि शादी का रुकावट का कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होगा, लेकिन एक बंदे को शादी से रोका जा सकता है, और वो कौन है? माइनर। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था यानी कि ये एक्सेप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शादी से रुकावट का कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होगा, इसकी एक्सेप्शन बताओ। माइनर को आप शादी से रोक सकते हो। फिर एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड, अगर किसी बंदे को कोई भी कानूनी कारोबार करने से रोक रहे हैं, कोई भी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या ऑक्यूपेशन ज्वाइन करने से रोक रहे हो, जैसे चाहे तालीम के लिहाज से हो, चाहे वो तजारत के लिहाज से हो, चाहे कारोबार के लिहाज से हो, अगर किसी को रोक रहे हो, उस एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं होगी। जैसे मैं कहता हूं कि आप इतने पैसे मुझसे ले लो, आप सीए छोड़ दो, हैं, आप या सीए में ना जाओ, आप मुझसे इतने पैसे ले लो, आप यहां से कारोबार बंद कर दो। आप इतने पैसे ले लो, आप ये प्याज की कारोबार बंद करके आप चीनी का कारोबार शुरू कर दो। तो बेटा इस तरह का अगर हम कोई भी एग्रीमेंट करें, वो क्या होगा? वो वॉइड होगा। लेकिन इसकी मेरे एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन है, वो क्या थी बोला? सेल ऑफ गुडविल।
हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए के पास ये कारोबार है, मिस्टर ए के पास मिस्टर बी आया, मिस्टर बी ने उसको आके कहा कि भैया ये कारोबार मुझे शेयर कर दो। उसने कहा कि ठीक है खरीद लो 1 करोड़ रुपए का। उसने कहा कि 1 करोड़ रुपया किस चीज का भैया, ये तो अज्यूम कर लो कि इसमें जो वैसे ही जो एसेट उसने वो 70 लाख के हैं, तो बाकी 30 लाख किस चीज का चार्ज कर रहे हो। वो कहता बाकी 30 लाख रुपया किसका है, गुडविल का। उसने कहा कि ठीक है मैं इस कारोबार को गुडविल समेत खरीदता हूं, लेकिन साथ फिर तुझे अब ये तय करना पड़ेगा, ये एग्री करना पड़ेगा मेरे साथ कि तू इस तरह का सिमिलर कारोबार नहीं करेगा, इस चीज का मुझसे एग्रीमेंट कर। तो बायर ऑफ गुडविल ने क्या कर लिया, सेलर ऑफ गुडविल के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया कि अगर मैं ये कारोबार तुझसे गुडविल समेत खरीदूं, यानी कि गुडविल क्या नाम को कहते हैं, अच्छा नाम, अगर मैं तुझसे ये कारोबार अच्छे नाम समेत खरीद रहा हूं तो फिर ये कारोबार का ये जो नाम है फिर तुझे इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। लाजमी नहीं कि नाम ही हो, मतलब वो सिमिलर कारोबार आपको करने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअली नाम उस इंसान से बनता है ना जो बंदा कारोबार कर रहा हो। तो अगर वो बंदा उसी तरह का कारोबार खुद करेगा तो जारी बात है बेचारे ने जिसने उसके नाम का पे किया है, उसकी रेपुटेशन का पे किया उस बंदे की, तो वो तो बंदा अगर दोबारा खुद वही कारोबार शुरू कर देगा, वो तो कस्टमर फिर उसी के पास जाना शुरू कर देंगे। तो लोग इस बंदे को बेचारे को गुडविल समेत कारोबार खरीदने का फायदा ही क्या होगा। इसलिए कानून कहता है कि अगर कोई बायर गुडविल समेत किसी सेलर से कारोबार खरीद रहा हो तो ये दोनों आपस में एग्री कर सकते हैं कि भाई सेलर इस तरह का सिमिलर कारोबार स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के अंदर नहीं करेंगे। लोकल लिमिट्स भी तय कर लें उसके अंदर कि किसमें नहीं करेगा। हाँ फिर वो उसने कानून ने कहा कि लोकल लिमिट्स तय करते हुए जरा थोड़ा सा औकात में रहना, यानी कि ये लोकल लिमिट्स वगैरह क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। फिर हमने कहा कि सर रीजनेबल का कैसे पता चलेगा। वो कहता कि जारी बात है कि उसके नेचर ऑफ द बिजनेस से पता चलेगा। नेचर ऑफ बिजनेस से कैसे पता चलेगा कि भाई जो कारोबार आपने खरीदा है उस कारोबार की नेचर किस तरह की थी, उसकी रेपुटेशन कहां तक है। जहां तक उस कारोबार की रेपुटेशन होगी उस रेपुटेशन के अंदर अंदर आप उस तरह का सिमिलर कारोबार नहीं कर सकते। लेकिन अगर जैसे उसने पेपर में दिया, उसे कहा कि अज्यूम कर लो एक बंदा है, उसने एक मोहल्ले में उसकी दुकान है, वो एक उस दुकान की 1-2 मोहल्ले तक उसकी रेपुटेशन है। एक बंदे ने जाके वो कारोबार वो दुकान उससे खरीद ली और साथ ये तय किया वो इस तरह की दुकानदारी नहीं करेगा। अच्छा उसने क्या किया, कुछ अरसे बाद उसके हालात खराब हुए सेल करने वाले के, उसने जाके कहता रेलवे स्टेशन के ऊपर उसी तरह की दुकानदारी दोबारा कर ली। और ये बंदा वहां पे पहुंच गया, भाई ये कारोबार बंद कर, मेरा और आपका तो आपस में तय हुआ था कि इस तरह का सिमिलर कारोबार नहीं करेगा, तू इस तरह का कैसे कारोबार कर सकता है। तो यहां पे मामला चला गया अदालत में। अदालत कहती है कि ये जो आप उसको शहर के दूसरे कोने में भी रोक रहे हो कि सिमिलर कारोबार नहीं करोगे, तो मेरे अच्छे ये अज्यूम कर लो ये रीजनेबल नहीं है। तो एक रीजनेबल लिमिट्स के अंदर आप उस बंदे को कारोबार करने से रोक सकते हैं, याद रखोगे मेरे बच्चों। और अगर आप कहता कि हम तय ही ये कर लें कि पूरे पाकिस्तान में कारोबार नहीं करेगा, कहता चाहे तय कर ले आप, उसके बावजूद कानून को वो रीजनेबल लगना चाहिए। ये बहुत है। अच्छा अब तो आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया ना, ये एडमिनिस्ट्रेट ऑफ ट्रेड, इसकी एक और एक्सेप्शन भी है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आप पार्टनर को रोक सकते हो कि अगर वो आपके साथ पार्टनर है, बाय डिफॉल्ट तो वो सिमिलर कारोबार कर ही नहीं सकता पार्टनर, लेकिन आप किसी बंदे को पार्टनर बनाने जा रहे हो, आप उसको कोई और कारोबार करने से भी रोक सकते हो। अगर पेपर में मेरे बच्चे उसने पूछ लिया कि एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड क्या होता है और इसकी एक्सेप्शन बताओ, तो आपने ये दोनों एक्सेप्शन बतानी है, याद रखोगे इस बात। पार्टनरशिप वाली बतानी है और सेल ऑफ गुडविल भी बतानी है। जब एग्रीमेंट स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग की बात हुई थी कि कानूनी कार्रवाई, देखो जहां पे कानूनी कार्रवाई हो, इन्फोर्सेबिलिटी ऐड हो, कानून कहता है कि आप उस इन्फोर्सेबिलिटी को एग्रीमेंट करके खत्म नहीं कर सकते। अगर आपने उस इन्फोर्सेबिलिटी को, जो कानून कहता है कमर्शियल बिजनेस ट्रांजैक्शन मैंने खुद ऐड की है, आप उसको एग्रीमेंट करके बीच में खत्म नहीं कर सकते। हाँ अगर आपने एग्रीमेंट कर भी लिया, उस एग्रीमेंट की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। जैसे हम कहते हैं कि अगर जूम कर लो कि मैं ये मोबाइल आपको भेजता हूं, कल अगर इस मोबाइल में कोई कमी बेशी निकली तो आप मेरे खिलाफ केस नहीं करेंगे, अगर आपने मुझे टाइम पर पेमेंट ना की तो मैं आपके खिलाफ केस नहीं करूंगा, हमने आपस में तय कर लिया। कानून कहता है कि इस तरह के मामलों में कानूनी कार्रवाई मैंने आपको हक दे रखा है, आप लोग एग्रीमेंट करके इस कानूनी कार्रवाई के इस हक से किसी बंदे को महरूम नहीं कर सकते। हाँ अगली बात अजीम कर लो, याद है ना अभी हमने डिस्कस किया था कि जो चेक्स है 6 महीने के बाद टाइम बार्ड हो जाते हैं और जो आम डेट है वो 3 साल बाद टाइम बार्ड होता है, ये कानून ने तय किया हुआ टाइम। अगर हम ये कह लें कि भाई देखो मैं चेक दे रहा हूं लेकिन चेक के ऊपर पेमेंट तूने 3 महीने के अंदर रिकवर कर लेनी, अगर 3 महीने में रिकवर ना की तो उसके बाद मैं देनदार नहीं और ना ही तो मेरे खिलाफ कोई केस कर सकता है। कानून कहता है ये भी गलत कर रहे हो। जिस बंदे को एक खास मुद्दत तक केस करने का हमने खुद राइट दिया है, आप उस राइट को कैसे महदूद कर सकते हैं। ना तो आप केस करने का हक छीन सकते हो और ना ही जितने अरसे में केस कर सकता है उस टाइम को कम कर सकते हैं। ज्यादा कर दो तो आपकी मर्जी, याद रखोगे मेरे बच्चों। तो इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। लेकिन साथ उसकी एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन कौन कौन सी है कि अगर कोई केस ऐसा हो जो 2 कंपिटेंट कोर्ट में हो सकता हो, आप 2 कंपिटेंट कोर्ट में से कोई एक कोर्ट तय कर लो, तो मेरे बच्चे ये भी क्या होगा, ये बिल्कुल सही है।
यानी कि अगर जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर एक कोर्ट हाई कोर्ट में भी केस सिविल के कोर्ट में भी हो सकता है और अज्यूम करो फैमिली कोर्ट में भी हो सकता है, इन दोनों में से अगर हम पहले से तय किया हो कि हम उसमें जाएंगे, सिविल कोर्ट में जाएंगे, फैमिली कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो ये भी कहता है बिल्कुल वैलिड है। या हमने डिस्कस किया था कि बात करता अगर दोनों पार्टी ये तय कर लेंगे हम जाएंगे सेशन कोर्ट में केस करेंगे, सेशन कोर्ट का जो भी फैसला होगा उस कोर्ट के फैसले को हम दोनों मानेंगे, उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम अपर कोर्ट में नहीं जाएंगे, इस तरह का एग्रीमेंट कर लेंगे, ये भी वैलिड है। या हम क्या करेंगे, अदालत में जाएंगे नहीं, हम किसी आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, तो इस तरह का एग्रीमेंट करना भी बिल्कुल वैलिड है। लेकिन ये तब वैलिड होगा जब आप लिखकर करेंगे। बाकी इस आपको पता है चैप्टर नंबर 16 के अंदर जाके इसकी बाकी डिटेल हम, सॉरी चैप्टर नंबर 18 में जाके बाकी इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? ये मैं आर्बिट्रेशन यहाँ पे फिलहाल इसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी इतना, क्योंकि ये पूरा पढ़ना चैप्टर तो वहीं पे डिस्कस करेंगे, दोनों सेम चीजें। तो बेटा रेफर टू, अच्छा, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स, ये शुरू कहां से हुआ था? हाँ, ये ऑफर से शुरू हुआ था। ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए, ये वहीं से मेरे बच्चे ये मामला चलता आ रहा है। और यहाँ पे आके दोबारा उसी चीज को, अनसर्टन एग्रीमेंट्स, जहां पे ऑफर ही सर्टन ना हो, उसके नतीजे में बनने वाला जो एग्रीमेंट होगा वो भी क्या कहलाता है? अनसर्टन एग्रीमेंट। और अनसर्टन एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? ये वॉइड होते हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। अब अगली बात मेरे बच्चे, इसमें स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट, कहता है एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। जहां पे जैसे उसने कहा कि ये लैपटॉप मुझे कितने का बेचोगे, कहता है 40-45 हजार का। अब ये क्या है, 40 या 45? याद है वो जितना मुनासिब हुआ दे देना है, हम आपको खुश रखेंगे, फलाना फलाना, इस तरह की जितनी स्टेटमेंट थी, ये सारी क्या थी? या जो बंदा कई तरह की वो दालें बेच रहा है, उसको कहते हो जाके 1 किलो दाल दे दो। कई तरह के फल लगा के बैठा हुआ, 1 किलो फल दे दो। या वो आई कैप का सवाल था कि एक बंदा ऑयल्स में डील करता है और जाके आप उसको कहते हो 1 लीटर ऑयल दे दो, तो ये ऑफर क्या है? अनसर्टन है। तो अनसर्टन ऑफर के नतीजे में बनने वाला एग्रीमेंट क्या होता है? अनसर्टन एग्रीमेंट। और वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन ये स्टेटमेंट बड़ी अहम है बच्चों, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन या नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। अच्छा, ये नॉट ना, ये दोनों के साथ लगाना है, इस लफ्ज के साथ भी लगाना है, इसके साथ भी लिखना। कहते हैं द मीनिंग एग्रीमेंट जिसका मीनिंग अनसर्टन हो या नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, या वो सर्टन बनाने के काबिल भी ना हो। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो एग्रीमेंट है, जो जब ऑफर कर रहे थे, ऑफर सर्टन होनी चाहिए या कम से कम केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन होनी चाहिए। वो भी सर्टन ही होती है। याद है एग्जांपल, इस दीवार को पेंट कर दो, कौन सा पेंट भाई? जिस तरह का आईकैप की बिल्डिंग हो, वो जैसे वो तय हुआ था कि भाई रिक्शे वाले को आपने कहा था कि सर कितने वो लोग किराया, उसने कहा कि जो मुनासिब, कहता है ऐसे कैसे, कहते चले ऐसा करते हैं, सीएफई जाते हैं, 2 साहब जितना कहते हैं उतना पे कर दीजिएगा। अभी भाई जब एग्रीमेंट हो रहा है उस वक्त तो सर्टन नहीं है ना, लेकिन केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन तो है, 2 साहब कुछ ना कुछ तो तय कर देंगे। तो हमने डिस्कस किया था जो केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन होते हैं वो भी सर्टन होते हैं, याद है कि नहीं? लेकिन अगर कोई सर्टन ही ना हो और ना ही केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन हो, उसको हम अनसर्टन कहते हैं। ना वो वैसे सर्टन है और ना ही इस काबिल है कि उसको सर्टन बनाया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? अनसर्टन एग्रीमेंट। और अनसर्टन एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? अवॉइड होते हैं। तो बेटा उसके बाद अगली बात आ गई वेजरिंग एग्रीमेंट्स की। वेजरिंग एग्रीमेंट्स नाम से लग रहा है कि ये क्या है? ये जुए की बात हो रही है। तो बेटा यार बचपन में आपने डिस्कस किया कि वेजरिंग, चले पहले इसको जरा देखिएगा। मिस्टर ए ने ये कहा कि भाई आज बारिश होगी, मिस्टर बी ने कहा कि बारिश नहीं होगी। मिस्टर बी कह रहा है कि बारिश नहीं होगी। अच्छा, रौला किसका है? इस बारिश का। वो कहता है कि ठीक है फिर लगा लो, अगर बारिश हुई तो तू मुझे पे करेगा, अगर बारिश ना हुई तो फिर तू कह रहा है कि नहीं होगी तो फिर मैं तुझे पे कर दूं। कहता ठीक है, 1-1 लाख रुपए की लगा ली मेरे बच्चे ने। हमने डिस्कस किया था कि इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं ये वेजरिंग एग्रीमेंट, या इसको बेट कहते हैं कि आप जुआ लगा रहे हो। जुए की मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि इसके कुछ कंडीशंस होती है, तभी हम इसको जुआ कहते हैं। जुए में मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि एक तो एक बंदे को कंसिडरेशन मिलेगी, दूसरे बंदे को कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहां पे दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं होती, याद है कि नहीं? और ये जो जुआ है ये हमेशा किसी इवेंट पे डिपेंडेंट होता है। ये जुआ हमेशा किसी इवेंट पे डिपेंडेंट होता है, और वो इवेंट लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए? अनसर्टन होना चाहिए। तो जिसमें ये 3 कंडीशन पूरी हो रही हो तो हम कहते हैं ये क्या है? ये जुआ है। यानी कि एक को कुछ मिले, यानी कि दोनों के लिए कंसिडरेशन ना हो, एक को कुछ मिले दूसरे को कुछ भी ना मिले, और ये जो मिलना हमने किसी इवेंट पर डिपेंडेंट किया हो, और उस इवेंट का मेरे बच्चे क्या हो? उस इवेंट का अनसर्टन होना जरूरी है। इस तरह का जो एग्रीमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। और वेजरिंग एग्रीमेंट मेरे बच्चे क्या होता है? ये वॉइड है, बल्कि ये क्या है? इलीगल भी है। अब मेरे बच्चे अगली बात आ गई, अज्यूम कर लो कि अगर बारिश हो गई तो मिस्टर ए जीत गया। अब मिस्टर बी उसको 1 लाख रुपए पे नहीं कर रहा। मुझे बताएं क्या मिस्टर ए मिस्टर बी पर केस करके पैसे रिकवर कर सकता है? जो है ही वॉइड एग्रीमेंट,
और याद रखना, ये जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट है, ये कानून ने आपको मना कर रखे हैं, ये ना करना। वैसे एक बात आगे जाके हमने डिस्कस करनी है, चले, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, उसमें अगर किसी को आपने कुछ दिया हो ना, वो आपको वापस मिलता है। लेकिन यहाँ पे किसी को दिया थोड़ी है, ये तो अभी मिलना है। तो जो मिलना है मेरे बच्चे, वो आप चले दोबारा वापस आओ। अब मिस्टर ए अगर जीत गया है और मिस्टर बी उसको लाख रुपया नहीं दे रहा, क्या उसको मिस्टर ए उसे हासिल कर सकता है कानूनी कार्रवाई करके? नहीं, क्योंकि वो क्या बताएगा जाके कहां से ये पैसे मैंने इसे जीते कैसे हैं, या कैसे उसने पेमेंट किस तरह की करनी है। दूसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था, अजीम करो के बास्केट पता क्या होता है, कि ये लोग जब इस तरह वादा पूरा नहीं करते तो सम टाइम किसी और बंदे को बीच में वो कर लेते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं कि भाई ये पैसे तुम रखो, हमें से जो जीतेगा ना उसको ये दे देना, लाख रुपए इसने भी दे दिया, लाख रुपए उसने भी दे दिया। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर ये जो मिस्टर सी है यही गायब हो जाए पैसे लेकर, क्या ये दोनों से रिकवर कर सकते हैं लेकर? फिर हमने डिस्कस किया था, ये तो जिस बंदे को इन्वॉल्व किया ना ये रूल्स को अवॉइड करने के लिए, अक्सर हम उसको कहते हैं कि हम आपको कमीशन पे करेंगे, हम आप ये सारा काम करो, पैसे रखो, जो जीतेगा उसको दे देना, हम भी आपको क्या करेंगे 10% कमीशन भी देंगे। तो अगर कल ये लोग उसको कमीशन पे ना करें, क्या वो ये रिकवर कर सकते हैं? नहीं। इसके अलावा मेरे से दो पॉइंट्स और थे, अगर आपको याद हो, बाकी तो जुए में यही बातें जो हमने अभी रीड भी करनी होगी तो यही करेंगे। दो पॉइंट्स और थे कि अगर हमने डिस्कस किया था कि जो गार्डियन होता है, अगर माइनर के बिहाफ पे कोई खर्चा करे तो गार्डियन का हक है कि वो माइनर की प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर माइनर ने जुआ लगाया हो और जुए की जो पेमेंट है वो गार्डियन कर दे, क्या उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर हमने डिस्कस किया था कि अक्सर जो मरने वाले लोग होते हैं, जो मरने वाले होते हैं, उनके मरने वालों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव दुनिया को उसकी लायबिलिटी पे करते हैं मरने वाले की। लेकिन वो जो लायबिलिटी पे करते हैं वो किससे रिकवर करते हैं? मरने वाले की प्रॉपर्टी में से। यानी कि ये जो 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 भी भाई हैं व्हाट्सएवर, कि वो मरने वाले की कह रहे हैं ऐलान करके जिसने इससे पैसे लेने वो हमसे ले ले, वो पे कर रहे थे, कौन सा पल्ले से पे कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि भाई वो जो छोड़ के मरा उससे क्या करेंगे, हम अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर वो मरने वाले के जुए की पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो रिकवर कर सकते हैं? वो रिकवर नहीं कर सकते। ये कुल बातें हैं मेरे बच्चे इस वेजरिंग एग्रीमेंट के अंदर। लेकिन जल्दी जल्दी इसको देखते जाइएगा। सबसे पहले ये, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन भी याद है। केस में वो सारी तीन तीन बातें बता रखी जो भी मैंने आपको बताई थी। नहीं बेटा, कहता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड होता है और नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग। अगर कोई केस जीत भी जाए जुआ तो वो मेरे बच्चे केस करके किसी से पैसे नहीं रिकवर कर सकता। और अगर वो पैसे किसी के सुपुर्द किए थे, वो जो जिसके सुपुर्द किए थे वही क्या बोले, आप उससे भी पैसे रिकवर नहीं कर सकते। और अगर किसी जो जिसके सुपुर्द किए थे उसको हमने कोई कमीशन शमीशन देने की बात की हो, उसको कमीशन आप पे कर रहे हो, वो भी रिकवर नहीं कर सकता। उसके बाद हमने मेरे बच्चे इसकी एक्सेप्शन पढ़ी थी। इसकी एक्सेप्शन क्या थी कि गुड रेस के ऊपर अगर आप 500 से कम पैसे लगाओ तो जुआ होगा। अगर 500 जो उससे ज्यादा का जो प्राइज मनी होता है वो रखें। प्राइज मनी लफ्ज इसका रखा हुआ क्योंकि ये अमीरों का शौक है, तो उसके लफ्ज उन्होंने जुआ नहीं रखा हुआ, प्राइज मनी रखा हुआ, प्लेड प्राइस या प्राइज मनी। तो खुद सोचेंगे वही जो 500 से ऊपर लगाओगे जो प्राइज मनी है या प्लेड प्राइस है, तो मेरे बच्चे वो जुआ नहीं है। लेकिन अगर 500 से नीचे होगा तो वो जुआ कहलाएगा। लेकिन बहरहाल ये एक्सेप्शन है आपके सिलेबस में। इसको पहले कुछ और भी दो तीन हुआ करती थी, यानी कि ये जो एथलीट कंपटीशन होते हैं, ये यहाँ पे भी जो जीते हो ये भी आपका हक होता है, ये जुआ नहीं होता। उसके बाद ये जो अखबारों में पजल आते हैं इसको सॉल्व करके जो जीते हो, ये भी वो कहता है जुआ नहीं होता। अगरचे अनसर्टन होता है, पता नहीं आप कर पाओगे कि नहीं, वो सारे मामला तो होते हैं उस तरह के, लेकिन कानून कहता है कि नहीं भैया ये जुआ नहीं होता। ले बेटा, ये भी बड़ी समझने वाली बात है। हमने डिस्कस किया था कि जुए के साथ जुड़ा हुआ एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाता है, यानी कि जुआ खुद एक वॉइड एग्रीमेंट है, और वॉइड एग्रीमेंट, इस वॉइड एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ एग्रीमेंट भी क्या हो जाएगा, वॉइड। लेकिन जुड़ेगा कैसे दूसरा एग्रीमेंट, याद करें। हमने डिस्कस किया, रिज्यूम कर लो। मिस्टर ए के पास मिस्टर बी आया। अब मिस्टर बी ने उसको कहा कि मुझे उधार दे दो। उसने क्या कहा, मुझे उधार दे दो। मिस्टर ए ने गलती कर ली, मिस्टर बी से पूछ लिया तूने उधार का करना क्या है। उसने कहा कि मैंने किसी मिस्टर सी के साथ जुआ लगाना, मैंने मिस्टर सी के साथ जुआ लगाना है। अच्छा, अब इसके नॉलेज में आ गया, अब इसके नॉलेज में आ गया कि इसने इस उधार का करना क्या है। उसके बावजूद मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधार दे दिया। देखो यहां पे इन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है वो किस चीज का हुआ है, लोन का। ये लोन लेने देने का एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन लोन लेने देने का ये एग्रीमेंट किसके साथ जुड़ गया है, मिस्टर बी और सी के दरमियान होने वाले जुए के साथ। तो कानून कहता है कि अगर किसी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट के साथ एग्रीमेंट जुड़ जाए कोई और, चाहे वो लीगल हो वैसे, लेकिन अब उसके साथ अगर कोई एग्रीमेंट जुड़ जाए और जानते बूझते हुए, यानी कि नॉलेज में हो उस पार्टी के कि इस बंदे ने इस पैसे का करना क्या है, तो इस तरह का एग्रीमेंट भी क्या हो जाता है, ये भी वॉइड हो जाता है। अब मिस्टर ए मिस्टर बी से ये लोन के पैसे रिकवर नहीं कर सकता। ये जुए के साथ उसने बताया, बाकियों के साथ तो नहीं इस तरह की बात बताई, लेकिन फिर भी आपने इसको याद रखना। याद रखोगे मेरे बच्चों कि इस तरह की बात हमने कहीं और भी डिस्कस की थी कल।
वो जो पढ़े थे ना लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन के अंदर, वहां पे जब कोई बंदा उधार मांगने आया था, उसने कहा था मैंने इंडिया से कोई सामान मंगवाना, उस वक्त खुदा न खासा इंडिया के साथ आपकी जंग लगी हुई थी। तो ये एक्चुअली तकरीबन हर वॉइड एग्रीमेंट के साथ इस तरह का मामला होता है। जी बेटा, उसके बाद नो सूट फॉर रिकवरी, ये मैंने अभी आपको वैसे ही बता दिया, यानी कि जो बंदा जीत जाए, अगर उसको पैसे नहीं मिलते वो भी नहीं केस कर सकता। वो जो बीच में हमने इंटरमीडिएट रखा था जिसको कमीशन ब्रोकरेज फीस वगैरह देने की बात की थी, कि अगर वो उसको पेमेंट ना मिल रही हो वो भी केस करके रिकवर नहीं कर सकता। और फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बंदा जानते बूझते हुए किसी बंदे को कोई उधार वगैरह दे दे और उसको पता हो ये जुए में इस्तेमाल होना है, वो बंदा वो पैसे भी रिकवर नहीं कर सकता। तो ये पैसे वो पूछ सकता पेपर के अंदर कि जुए से रिलेटेड वो कौन सी अमाउंट्स हैं जिनको आप रिकवर नहीं कर सकते। तो तीन चीजें वहां पे बतानी है आपने, ये वाली। बस ये नहीं कि हेडिंग और उसके नीचे लिखी हुई बातें आप हमेशा बड़े गौर से देखा करो। तो इन्हीं से वो सवाल बनाता है जहां पे हम जाके पजल हो जाते हैं कि पता नहीं अब ये कौन सी पेमेंट थी जो नहीं, वो एक ही है। तो अगर वो जो हार गया वो नहीं दे रहा तो उसको नहीं रिकवर कर सकता, या जो जीत गया है वो दूसरा नहीं दे रहा तो वो जीतने वाला नहीं रिकवर कर सकता। तो शायद आपके दिमाग में वही आ रहा होगा, जबकि ये कमीशन वाला मामला भी है और जो किसी को उधार देते हो वो भी रिकवर नहीं हो सकता। ले बेटा, ये वो दो पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए थे कि मरने वाले ने कोई जुआ खेला उसकी पेमेंट कर दे तो उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर नहीं कर सकते, और गार्डियन अगर माइनर की किसी जुए की पेमेंट कर दे तो गार्डियन भी माइनर की प्रॉपर्टी में से रिकवर नहीं कर सकता। तो ये मेरे बच्चे हमारा चैप्टर नंबर 4 था। मादत इस पर जरा टाइम तो लगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। देखो मेरे बच्चे, या तो सही से रिवीजन कर लें, या चैप्टर फटका दें। चैप्टर फटकाना तो रौले को नहीं, मैंने आपको बता रखा है कि यकीन कर लो 5-5 10-10 मिनट के अंदर हम चैप्टर फटका सकते हैं, लेकिन फिर खुद भी फुड़के तो फायदा है। तो खाली चैप्टर फटकाते हैं ना मेरे बच्चों, ताकि खुद ना फुड़के। ले मेरे बच्चों, हाँ कदीर, चैप्टर फटकाना है या खुद फुड़कना? उसको चाहे फुड़कने की समझ नहीं आई हो। आपके इस मामले में इसको फुड़कना ही कहते हैं। वेरी गुड, क्योंकि पाकिस्तानी फुड़कते ही इतने हैं। और फिर सीए में तो आपको पता कि जितनी चलो मजाक कर रहा हूं मैं ताकि थोड़ा सा गैप आ जाए। ले बेटा, चैप्टर नंबर 5, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जैसे उसने जुआ पढ़ाया ना, उसने कहा कि जुए की तरह के कुछ और कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट था। ये क्या पढ़ने जा रहे हो? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब, अगर मैंने आपको बताया था अगर लफ्ज किसी चीज के साथ लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट लिखा आ रहा हो, पक्की बात है कॉन्ट्रैक्ट है तो लफ्ज लिखा हुआ है ना। जैसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट तभी, हाँ पीछे कोई कमी बेशी रहेगी होगी, लेकिन है ये भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ये भी, या कभी था जो भी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जरूर था। अगर यहां पे लिख रखा उसने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपने जो नहीं करना सर ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता, कानून का मैंने लिख नहीं रखा साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो मान लो, बाकी तहकीकात बाद में करना, लेकिन इस बात पे सबसे पहले यकीन ले आना कि भैया ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो कंडीजन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं मेरे बच्चे, देखिएगा, क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जुआ हमने डिस्कस किया था, कंडीजन कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल जुए की तरह के होते हैं, लेकिन कानून कहता है नहीं नहीं ये जुआ नहीं होता, क्योंकि इसमें जुए और कंडीजन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फर्क होता ये भी मेरे बच्चे, कि दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस फ्यूचर के किसी अनसर्टन इवेंट पर डिपेंडेंट होती है। होता मामला उसी तरह का है, लेकिन कानून कहता है इसमें थोड़ा सा फर्क होगा, इसमें एक तो दोनों के लिए कंसिडरेशन होगी, और दूसरे नंबर पे वो जो इवेंट है ना जुए के अंदर, उस इवेंट के साथ पार्टीज का कोई लेना देना नहीं होता। कानून यहां पे आपको समझाएगा वो जो इवेंट है ना जिसके ऊपर इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट की है, उस इवेंट में इन दोनों पार्टीज की इंटरेस्ट भी होगी, मतलब उसमें फायदा नुकसान भी होगा। वैसे तो इवेंट बारिश होगी या नहीं हमारा कोई फायदा नुकसान नहीं, बस ये है कि पैसे मिलेंगे या जाएंगे, बारिश ना होने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो जो जिस पे हमने डिपेंडेंट किया होगा उसमें भी पार्टीज की क्या होगी, इंटरेस्ट होगी, फायदा नुकसान छुपा हुआ होगा। जी बेटा, बारिश पर दुआ कि हमारे फसलों को पानी की जरूरत है तो अल्लाह ताला से मसल्ला बिछा के वैसे मांगो ना, तूने जुआ लाजमी लगाना, कोई खुदा का खौफ करो यार। ले, कहता है जब फसला वास्ते मांग रहे हो तो लगा रही है जुआ, लाख होएगा, बंदा बनना तो नहीं बेटा, वापस है कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट। कहता कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ये पहले वैसे रीड करेंगे फिर इसको तो समझेंगे कि होता क्या है। कहता कंटिन्यू, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे पढ़ा था ना, ऑफर कुछ करने के लिए भी हो सकते हैं, कुछ करने से रोकने के लिए भी, तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ करने से रोकने का भी। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मेरे बच्चे कुछ करने या कुछ करने से रोकने का, लेकिन ये जुड़ा हुआ होगा किसी इवेंट के साथ, और वो इवेंट की हैपनिंग पे भी डिपेंडेंट हो सकता है, इवेंट की नॉन हैपनिंग पर भी। अब जब हम अभी ये लाइनें पढ़ रहे हैं ना, अभी हमें कोई समझ नहीं आ रहा कि सर ये क्या है, दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इन दोनों के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है,
लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है, इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस, ये परफॉर्म होगा कि नहीं, कहता हमने डिपेंडेंट कर दी है किसी इवेंट के ऊपर, किसी इवेंट के ऊपर। वो ये जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, ये इवेंट, इस इवेंट के होने पे भी डिपेंडेंट हो सकता है, इस इवेंट के ना होने पे भी डिपेंडेंट हो सकता है। अगरचे समझ नहीं आ रही, अभी हम देखेंगे दो पार्टीज का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हमने डिपेंडेंट कर दिया किसी इवेंट के ऊपर। ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा कि नहीं दोनों के दरमियान, ये डिपेंड करेगा उस इवेंट के होने पे, या डिपेंड करेगा उस इवेंट के ना होने पे, या है बीच में, है नहीं। तो ये कहता है कि जो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन पूछेगा और एग्जांपल पूछेगा, डेफिनेशन ये देनी है और एग्जांपल ये देनी है। कि ये कहां पे पाया जाता है सर, ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट नजर आएगा। नहीं बेटा, फिलहाल तो हमें समझ नहीं आई। अब हम इसकी एग्जाम्पल समझेंगे। और मैंने आपको क्या बताया था बोला, अगर आपने चैप्टर नंबर 5 करना है तो उसके लिए ये दो एग्जाम्पल जरूरी है। अगर आपको ये दो एग्जाम्पल नहीं पता तो फिर आप जस्ट सर मार रहे होंगे इस चैप्टर में, आपको समझ कुछ नहीं आना। ऐसे था कुछ। ले बेटा, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया ना कंटीन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट, दो मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा कि नहीं मेरा आपके साथ, ये मेरे से डिपेंड करता है किसी इवेंट के ऊपर। उस इवेंट के होने पे भी डिपेंडेंट हो सकता है, उस इवेंट के ना होने पे डिपेंडेंट हो सकता है। पहले हम एग्जांपल लेते हैं जहां पे दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, लेकिन वो फ्यूचर के किसी अनसर्टन इवेंट के होने पे डिपेंडेंट हो। अब ये क्या है, मिस्टर ए बैंक के पास गया था, बैंक को जाके कहा था सर मुझे लोन दे दो। बैंक ने कहा था कि ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन आप हमें सिक्योरिटी दे दो। तो मिस्टर ए ने ये कहा था कि भैया सिक्योरिटी तो सर मेरे पास फिलहाल तो ऐसा तो कुछ नहीं, हाँ एक जहाज आ रहा है यूके से, उसमें मेरा सामान है बड़ा कीमती, आप वो सिक्योरिटी के तौर पे रख लें और मुझे लोन दे दें। तो बैंक ने कहा कि ठीक है सर, देखो इन दोनों के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लोन का, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन बैंक ने कहा कि ठीक है सर हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन देंगे लोन तब जब ये जहाज पाकिस्तान में पहुंचेगा, हम आपको लोन दे देंगे। अच्छा, ये अब वो इवेंट है, ये वो इवेंट है जिसके ऊपर ये लोन का कॉन्ट्रैक्ट मेरे बच्चे डिपेंडेंट कर दिया हमने। लोन का कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट कर दिया कि मिस्टर ए को बैंक से लोन मिलेगा कि नहीं, डिपेंडेंट है इस इवेंट के ऊपर। लेकिन इस इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंडेंट है या नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट है? सर हैपनिंग पे, कि अगर ये जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया, ये इवेंट हैपन हो गया, हम आपको क्या कर देंगे, लोन दे देंगे। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो ये जहाज, अब जरा देखना इसके परफॉर्मेंस के रूल्स, क्योंकि क्या पूछता है इस तरह के। ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के, ये बताएं कब कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा, कब कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होगा, मतलब वॉइड हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें पूछता है। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे ये दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कब परफॉर्म होगा, अगर ये जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया। अगर ये जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया है, क्या अब बैंक मिस्टर ए को लोन देगा? पक्की बात है। अगर मिस्टर बैंक को अभी भी मिस्टर ए को लोन नहीं दे रहा, तो मिस्टर ए क्या कर सकता है, केस करके उससे लोन रिकवर कर सकता है, क्योंकि वादा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि जब जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया सामान रख लेगा ना सिक्योरिटी के तौर पे बैंक, और उसको लोन दे। बैंक कह रहा नहीं हम नहीं देंगे, वो कहता है सर केस करके रिकवर करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी फ्यूचर के अनसर्टन इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंडेंट होता है, उसकी परफॉर्मेंस, वो हैपनिंग पे डिपेंडेंट हो सकता है, नॉन हैपनिंग पे। हमने कहा कि यहाँ पे कोई बंदा लोन लेने गया और उसने कहा कि बैंक ने कहा कि सर लोन दे देंगे, लेकिन अगर ये जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया, जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया, अब ये बैंक लोन देगा कि नहीं? बिल्कुल देगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनफोर्सेबल होगा। वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्या हो जाएगा, इनफोर्सेबल। इनफोर्सेबल का मतलब क्या है, अब बैंक पहले तो चुप करके लोन देगा, अगर लोन नहीं भी दे रहा तो ये मिस्टर ए क्या कर सकता है, केस करके वो पैसे रिकवर कर सकता है लोन के। लेकिन मेरे बच्चे अब बात कहता है कि जब ये इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंडेंट होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, साथ बीच में सम टाइम भी तय कर लिया जाता है, सम टाइम भी तय कर लिया जाता है। मतलब बैंक ने कहा कि ठीक है सर हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन अगर वो जहाज पाकिस्तान में 3 महीने के अंदर अंदर पहुंच गया, हम आपको लोन दे देंगे। लो भैया, अब मुझे एक चीज बताओ, पहले तो चलो ये 3 महीने का टाइम अभी रहने दो, अज्यूम कर लो हमने कहा था कि ये जहाज अगर पाकिस्तान में पहुंच गया तो बैंक क्या करेगा, मिस्टर ए को लोन देगा। जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया, क्या मिस्टर ए को लोन मिलेगा बैंक से? बिल्कुल। इन्फोर्सेबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, अब वो केस करके भी रिकवर कर सकता है अगर नहीं दे रहा। लेकिन अगर जहाज रास्ते में गर्क हो गया तो फिर बताओ, क्योंकि ये जहाज, ये जो कॉन्ट्रैक्ट था लोन का, ये डिपेंडेंट था इस इवेंट के हैपन होने के ऊपर। अगर वो जहाज ही रास्ते में गर्क हो गया, अब तो इवेंट हैपन होना ही नहीं। क्या ये मिस्टर ए बैंक से लोन मांग सकता है? क्या केस कर सकते? नहीं, अब तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। याद रखोगे मेरे से? अगली बात अज्यूम कर लो कि सम टाइम क्या होता है, बीच में टाइम रख लिया जाता है। सर अगर बैंक कहता है सर 3 महीने में जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया ना, हम आपको लोन दे देंगे। अगर ना पहुंचा 3 महीनों में, हम आपको लोन नहीं देंगे। देखो अज्यूम कर लो 3 महीने से पहले पहले जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया है, क्या बैंक मिस्टर ए को लोन देगा?
बाकी बात है, नहीं तो वो केस करके भी रिकवर कर सकता है। लेकिन अज्यूम कर लो जहाज जहाज गर्क नहीं हुआ, आ रहा है, लेकिन 3 महीने गुजर गए, 3 महीने के बाद जहाज पाकिस्तान में पहुंचा, क्या मिस्टर ए बैंक से लोन रिकवर कर सकता है ना? तो अगर 3 महीने गुजर गए, जहाज अगर रस्ते में आ रहा है, तो मेरे से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर 3 महीनों के अंदर अंदर पहुंच गया तो इन्फोर्सेबल होगा। ये बात याद है कि नहीं? फिर हमने डिस्कस किया था ये जो कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के दरमियान, ये फ्यूचर के अनसर्टन इवेंट की नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट हो सकता है। याद है मिस्टर ए का हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए का बड़ा कीमती सामान जहाज में आ रहा था और इसको डर था कि कहीं ये जहाज गर्क हो जाए, उसका सारा का सारा सामान भी जाया हो जाए। तो मिस्टर ए चला गया था इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसको कहा था कि सर अज्यूम कर लो अगर ये जहाज पाकिस्तान में नहीं पहुंचता तो आप मुझे जितना नुकसान होगा आप मुझे कंपनसेट कर देना, इंडेमनीफाई कर देना। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इसके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, ठीक है सर, अगर ये जहाज पाकिस्तान में नहीं पहुंचता, अगर ये जहाज पाकिस्तान में नहीं पहुंचता तो हम क्या करेंगे, आपको इंडेमनीफाई करेंगे, हम आपको कंपनसेट करेंगे। ये दोनों के दरमियान क्या हो गया, ये मिस्टर ए और इंश्योरेंस कंपनी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये वाला कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, क्या फ्यूचर के किसी अनसर्टन इवेंट पर डिपेंडेंट है? पक्की बात है। अब अज्यूम कर लो बच्चे, अगर ये जहाज पाकिस्तान में नहीं पहुंचता, क्या इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर ए के नुकसान को पूरा करेगी? पक्की बात है। अगर नहीं कर रही तो क्या कर सकता है, वो केस करके भी रिकवर कर सकता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ। लेकिन अगर ये जहाज सही सलामत पाकिस्तान में पहुंच गया है, क्या ये जो दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा ना? वो वॉइड हो जाएगा। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों के दरमियान ऊपर, ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ही फ्यूचर के अनसर्टन इवेंट की नॉन हैपनिंग पे थे कि अगर नहीं होगा इवेंट तो हम परफॉर्म करेंगे। अगर जहाज ही पाकिस्तान में बाखैरियत पहुंच गया है तो इंश्योरेंस कंपनी को कंपनसेट करने की जरूरत, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बात समझ आ रही है मेरे अच्छे? लेकिन मेरे अच्छे अज्यूम कर लो सम टाइम मिस्टर ए ये जो सामान मंगवा रहा है बाहर से, ये मंगवा रहा है मेरे अच्छे, एक उसने एग्जीबिशन में ये सामान डिस्प्ले करना था और वो एग्जीबिशन हो रही थी 2 महीने के अंदर। मिस्टर ए बैंक इंश्योरेंस कंपनी को कहता है कि सर देखो मेरा ये सामान आ रहा है, अगर ये सामान 2 महीने में पाकिस्तान में ना पहुंचा तो आप मुझे कंपनसेट कर देना, क्योंकि मुझे उसके बाद इसकी जरूरत ही कोई नहीं। अगर 2 महीने में ना पहुंचा तो आप मुझे कंपनसेट कर देना। इंश्योरेंस कंपनी मान गई, ठीक है भैया, अगर ये जहाज पाकिस्तान में 2 महीने में नहीं पहुंचा हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेट कर देंगे। लो भैया 2 महीने के अंदर अंदर जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा? नहीं, वॉइड हो जाएगा। लेकिन 2 महीने गुजर गए, जहाज आ रहा है, पाकिस्तान में नहीं पहुंचा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा? बिल्कुल परफॉर्म होगा। लेकिन अज्यूम कर लो मेरे, अच्छा 2 महीने अभी हुए नहीं, 10 दिन के बाद ही जहाज गर्क हो गया है, परफॉर्म होगा? अच्छा परफॉर्म करने के लिए 2 महीने का वेट करेंगे या फॉरन? फॉरन ही, क्योंकि इंपॉसिबल हो गया ना, अब तो होने नहीं, हैपन होने नहीं। यानी कि जिस इवेंट की नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट था, अगर वो टाइम रखा हो, टाइम से पहले ही कंफर्म हो जाए नॉन हैपनिंग, क्या हो ही नहीं, होगा ही नहीं, तो उसी वक्त क्या हो जाएगा, वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। ये ध्यान रखना कब इन्फोर्सेबल हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं तो मेरे से रूल्स पढ़ेंगे ना उसकी कोई समझ नहीं आती। क्या रखोगे इस बात को? ले बेटा अब इस कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा पढ़ो। कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कुछ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट या कुछ करने से रुकने के लिए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट होगा किसी इवेंट के ऊपर, और वो इवेंट की हैपनिंग भी डिपेंडेंट हो सकता है, इवेंट की नॉन हैपनिंग। यानी कि दो पार्टीज के दरमियान हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट हमने जोड़ दिया है किसी इवेंट के साथ, इवेंट की हैपनिंग पर या इवेंट की नॉन हैपनिंग पे। लो बेटा जैसे होता है ना कि आप मेरे पास आए, कहते हैं कि आप कहते हैं सर लोन देना, मैं कहता हूं मैं आपको लोन दे दूंगा अगर 2 साल गारंटी दे दे। मुझे बताएं हैपनिंग पे डिपेंडेंट किया या नॉन हैपनिंग पे? हैपनिंग पे। यानी कि अगर 2 साल गारंटी दे देंगे इवेंट हैपन हो जाएगा। अनसर्टन इवेंट है ना, 2 साल पता नहीं आपको देके आपकी गारंटी देंगे भी नहीं, अनसर्टन इवेंट है। तो अगर 2 साल ने गारंटी ना दी, मुझे बताएं ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा? जो मेरा वादा हुआ आपसे मैं लोन दे दूंगा अगर 2 साल गारंटी दे दे, 2 साल ने गारंटी नहीं दी आपकी, कौन देगा गारंटी आपकी? अब मुझे बताओ क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं भाई गारंटी दे ही देगा कोई ना कोई है? मैं तो कभी नहीं, मुझे तो आप पे भरोसा है ही नहीं, यकीन कर लो मैं कभी आपकी कोई गारंटी ना थी किसी भी सूरत। मैं हमेशा सुबह आके पूछता हूं अगर आपको याद हो, क्योंकि मुझे पता होता है आपको याद ही नहीं होता। ले मेरा पढ़ाई के मामले में गारंटी की बात कर रहा हूं, वैसे नहीं। आप बेहतरीन इंसान हो, बेहतरीन बच्चे हो, कोई इस तरह का उधार रिश्तेदार वाला मामला हो तो यकीन कर लो कि मैं शायद गारंटी दे दूं। पढ़ने के मामले में तो मैं कोई कभी कोई गारंटी ना दूं आपको। होता है ना कि बात का वालदेन आप कहेंगे हमारा बच्चा ये कर लेगा, मैंने कहा ਤੁਹਾਡਾ बच्चा ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना, मैनू की पता। अच्छा चेक करो, मैं एक बच्चा है उसके आगे मुझे बताएंगे अच्छा ये इसकी क्वालिफिकेशन है, अच्छा कितने एसएमएस ये कर लेगा, लेवल नहीं हो गया।
यानी कि मेरे सामने हम 2 मिनट पहले बैठाया, खुद माशाल्लाह उन्होंने 18 साल तो भुगतने रहे, और मैनू हम पूछने सारा बच्चा सीए करेगा कि नहीं। ऐसी कौन सी खूबी देखता बंदा कि उसको बताया कि सीए होगा कि नहीं। यहाँ पे बड़े बड़े टॉपर आके रुल गए, अपने अपने बोर्ड्स के टॉपर थे वो। तो अगर यही निशानी है कि भाई इसके मार्क्स इतने और ये सीए वो कर लेगा, बैठे हुए यहाँ पे टॉपर रुल गए, तो कहने का मतलब कि ये गारंटी नहीं है। यहाँ पे एक अलहदा से मेहनत चाहिए। जिस बंदे की आदत होगी मेहनत की, वो पीछे काबल था नहीं था वो कर लेगा। अब उसकी मेहनत का तो भी वालिदैन को पता है ना, जो इतने सालों से उस बच्चे के साथ रह रहे हैं। मुझे क्या पता है? लेकिन वो कहते नहीं तुसी दसो बच्चा सीए कर लेगा कि नहीं, फिर असं कहना को नहीं गाहक आया ठीक है हो जाएगा सीए, यही कहेंगे ना, और कस्टमर भुगा दें अपना। अब आप कहेंगे देखें सर आप लोग टीचर हैं, आप कस्टमर कह रहे हो हमें वो मैं उस बहस में नहीं जा रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ एक चीज कि थोड़ियां गारंटियां साढ़े तो मंगी जा रही हैं ले बेटा। और मैंने शायद ये भी बता रखा है, बात का तो रिश्ते वाले मामला भी होते हैं। आप वो कहने को यार बच्चा थोड़े कॉलेज पढ़ता है, बारे जरा दसो असं कहने कुछ ना पूछो। हाँ क्या कह रहे? आप आपसे कर सकते हैं। वो तो चले वापस आए ले बेटा। तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट और वेजनिंग कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है? कहता है कि वैलिडिटी, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होता है, लेकिन वेजनिंग एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड भी है, इलीगल भी है। याद है हमने डिस्कस किया था कि इलीगल जैसे फ्रॉड वॉइड भी है इलीगल भी है, क्योंकि जाहिर बात है ये ऐसा एक्ट है जो पाकिस्तान पीनल कोड में बना है, अगर आप करते हो तो आपको सजा मिलती है। बेटा उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ पार्टी, ये भी हम डिस्कस कर रहे थे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो जो फ्यूचर के इवेंट के ऊपर, अब देखो ना इन दोनों सूरतों में, किधर गई? ये जो जहाज आ रहा था जिसपे बिस्तर ए का सामान आ रहा था कि सर अगर ना पहुंचा तो आप मुझे कंपनसेट कर देना, क्या इसमें इस जहाज में क्या इन पार्टीज की इंटरेस्ट है कि नहीं? पक्की बात, उनका अपना भी फायदा नुकसान है। वैसे भी सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं जो ऊपर हुआ हुआ है कंपनसेशन का, उनका वैसे भी फायदा नुकसान छुपा हुआ है उसके अंदर। लेकिन मेरे इसी पीछे हमने डिस्कस किया था, अब बैंक को भी पता है भाई सिक्योरिटी के तौर पे जहाज आ जाएगा, मैं रख लूंगा, लोन दे दूंगा, और उसको भी पता मेरा सामान आ रहा है उस जहाज में, क्या दोनों की इंटरेस्ट है उसके अंदर? पक्की बात है। तो बेटा इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि हम उस इवेंट की बेस पे पैसे का लेन देन करना है, हमारी उस इवेंट में वैसे भी जेन्युइन इंटरेस्ट होती है, हमारा फायदा। जैसे इस खुदा ना खासा इस बिल्डिंग के हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी वाले कंपनसेट करेंगे। अब ये फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट है, ये इंश्योरेंस वाला क्या है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? कंपनसेट करेगी। कि इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड है, नॉन हैपनिंग पे? हैपनिंग पे आग लगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। लेकिन वो जो हमने इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो एक जहाज आ रहा था, हमने वहां पे नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट किया है उसका अब देखो इस बिल्डिंग में इंटरेस्ट है कि नहीं? पक्की बात है। लेकिन जुए में ऐसा नहीं होता। जब इंश्योरेंस कंपनी वालों के साथ ये कहें किसी का जहाज आ रहा है लगा लो, अगर पहुंच गया तो आप मुझे इतने देना, ना पहुंचा तो मैं तुझे दे दूंगा। तो इस तरह का कर रहे हो तो ये क्या है? ये जुआ है चाहे ये इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही लगा रहे हो। नहीं बेटा, कहता है कि अनसर्टन इवेंट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टन इवेंट क्या होता है? वो मेयरली कोलेटरल होता है, दो पार्टीज आपस में मेन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हैं? कोलेटरल बना देते हैं उस इवेंट के साथ। लेकिन कहता है जुए में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इनके दरमियान जिसने परफॉर्म होना है उस इवेंट की बेस पे, सिर्फ इवेंट ही सब कुछ है कि इवेंट हो गया तो तू मुझे दे देना पैसे, नहीं ना हो तो मैं दे दूंगा। आपस में किसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की कोई बातचीत नहीं है। ऐसे ही है ना मेरे? फिर हमने डिस्कस किया था कि वेजरिंग एग्रीमेंट, अच्छा उसके बाद यहाँ पे दोनों पार्टीज की तरफ से वादा होना जरूरी है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वादे होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे बात का वादे होते हैं दोनों तरफ से, बात का वादे हमने डिस्कस किया। बात का अकेला बंदा कोई एक ही जुआ लगा के बैठा होता कि आज बारिश ना हुई तो मैं आपको ये खिला दूंगा, मैं आपको इतने पैसे पे कर दूंगा, तो बाकी कहते हैं ठीक है फिर देख लेंगे। अब मैं तो वादा कर रहा हूँ, आप तो लोग वादा कर रहे हो, तो इस तरह कहते हैं कि यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस का होना जरूरी नहीं है। लो बेटा ये वो रूल्स हैं जो आई कैप के मोस्ट फेवरेट है चैप्टर नंबर 5 के अंदर। मैंने आपको बताया था कि आई कैप क्या करता है, वो कहता है कि अच्छा बताओ ये जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये कब इन्फोर्सेबल होगा? यानी कि फिर आपने क्या बताना है, ये अगर तो टाइम बीच में तय नहीं हुआ हुआ कब इन्फोर्सेबल हो जाएगा? अगर अगर इवेंट की हैपनिंग पर डिपेंडेंट है, ये इवेंट की हैपनिंग पर डिपेंडेंट। और इसमें कौन सी एग्जांपल ली थी हमने? लोन वाली। ये इवेंट की नॉन हैपनिंग पर डिपेंडेंट, इसमें कौन सी एग्जांपल ली थी? इंश्योरेंस वाली। हमने अच्छे देखो वो लोन वाली एग्जांपल में क्या था कि सर अगर जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया तो बैंक वालों ने कहा कि हम आपको लोन दे देंगे। कब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाना था? अगर जहाज पहुंच गया। कब वॉइड हो जाना था? अगर वो जहाज पाकिस्तान में पहुंच नहीं रहा, गर्क हो गया जहाज। अगर टाइम रखा होता, मान लो कि 2 महीने रखे हुए थे बीच में, अगर 2 महीने में जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया
तो बैंक लोन दे देगा। 2 महीने के अंदर अंदर जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया तो इनफोर्सेबल। अगर 2 महीने गुजर गए या 2 महीनों से पहले ही जहाज वैसे ही गर्क हो गया तो बच्चे क्या होगा? इम्पॉसिबल हो गया ना, तो वॉइड हो जाएगा। सेम इसी तरह हमने डिस्कस किया कि नॉन हैपनिंग पे जो बैनर था वो दूसरा इंश्योरेंस वाला, कि सर अगर जहाज पाकिस्तान में नहीं पहुंचता तो आप मुझे कंपनसेट कर देना। अगर टाइम तय ना हुआ हो बीच में, बस ये तय हुआ था कि जहाज पाकिस्तान में ना पहुंचा तो इंश्योरेंस वाले कंपनसेट कर देंगे, तो मेरे बच्चे कब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा? जब कंफर्म हो गया जहाज पाकिस्तान में नहीं पहुंचेगा, मतलब गर्क हो गया। और कब मेरे बच्चे ये वॉइड हो जाएगा? अगर इवेंट हैपन हो गया, जहाज पाकिस्तान में बाखैरियत पहुंच गए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अब उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टाइम तय हुआ था 2 महीने में सर जहाज पाकिस्तान में ना पहुंचा तो सर आप हमें कंपनसेट कर देना, तो वैसे कब इन्फोर्सेबल हो जाएगा? 2 महीने गुजर गए, जहाज आए नहीं, या 2 महीनों से पहले मेरे बच्चे क्या हो गया? इम्पॉसिबल हो गया इवेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉरन इन्फोर्सेबल हो जाएगा। लेकिन बच्चे कब वॉइड हो जाएगा? अगर 2 महीने के अंदर अंदर जहाज पाकिस्तान में पहुंच गया है। यार फिर हमने डिस्कस किया था कि अच्छा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और वो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के किसी इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट कर दो, ये वॉइड होता है। यानी कि जिस इवेंट ने होना ही नहीं है ही इम्पॉसिबल, इसका मतलब ये तो कभी परफॉर्म होगा ही नहीं ना। तो गोली मारो कहता है कि अगर ऐसा एग्रीमेंट हो जो किसी इम्पॉसिबल इवेंट पर डिपेंडेंट कर दें, जैसे होता ना कि मिस्टर बी को कहता है कि आप इस खातून को जिंदा करो, मैं आपको लोन दे दूंगा। पता हो या ना पता हो ये इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल ना मेरे बच्चे दोनों। इनको चाहे मासूम है, इनको पता ही नहीं बंदा जिंदा होता ही नहीं। ये शायद किसी पीर के मुरीद थे, इनको लगता है होता हो सकता है बंदा जिंदा हो जाता। लेकिन बच्चे ये इनको मासूमों को पता नहीं कि बंदा जिंदा नहीं होता। इनको पता हो या ना पता हो, अगर इन्होंने इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट कर दिया है तो वो क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होता है वो। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था कि अक्सर लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस किसी जिंदा इंसान के कंडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं। मतलब मिस्टर ए के पास मिस्टर बी आया, मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया, मुझे लोन दे दो। मिस्टर बी ने कहा कि मैं आपको लोन दे दूंगा अगर दादाजी ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लगवा दी। अब ये किसी जिंदा इंसान के कंडक्ट पे डिपेंडेंट है। ये कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के दरमियान जो हुआ है किसी जिंदा इंसान के कंडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अब मेरे पास आए, आपने कहा कि सर मेरी दुकान है मोबाइलों की, सर वो फलाना मोबाइल चाहिए। मैं कह देता हूं कि मैं आपको मोबाइल दे दूंगा, लेकिन मेरे पास तो नहीं, लेकिन मेरे एक दोस्त है, दोस्त साहब, उनकी दुकान है, अगर उन्होंने मुझे ये मोबाइल दे दिया मैं आपको दे दूंगा। अब ये किसी जिंदा इंसान के कंडक्ट पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने आपको कहा था मेरे पास लोन है, मैंने कहा कि दोस्त साहब गारंटी दे दें तो मैं आपको लोन दे दूंगा। ये किसी जिंदा इंसान के कंडक्ट पे डिपेंडेंट है। याद रखोगे इस बात को। तो बात का ये कॉन्ट्रैक्ट जो कंडीशन होते हैं किसी जिंदा इंसान के कंडक्ट। जैसे इसी तरह मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा कि मुझे लोन दे दो, उसने कहा मैं लोन दे दूंगा अगर मेरी शादी मिस सी से होगी। अब ये किसी जिंदा इंसान के कंडक्ट पे डिपेंडेंट है। तो खैर ये मेरे बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा। हैं? दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज दूसरा दिन है, इट्स ओके, कल मुलाकात होती है। एक ग्रेड खत्म हुआ है, लेकिन बाकी वो स्पीड वाले हैं ना मेरे बच्चे, उसमें दिक्कत नहीं। अब देखो ना, ये शुरू हुआ था तो 15 15 मिनट में हमने कर लिया। परेशान नहीं होना। मेरे मेरे लिए आपके सिर्फ 5 दिन ही हैं, और वो 5 दिनों के अंदर हम इसी तरह थोड़ा सा तसल्ली से, ताकि फायदा भी हो। मेरे बच्चे फायदा नहीं होना तो फिर इकट्ठे होने का फायदा क्या? आप इतनी दूर से आए तो